या गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है? एक बार कंफर्म कीजिए। गुड आफ्टरनून। या गुड आफ्टरनून शेरिल ब्लॉसम, मोहम्मद खालिद, विकास दुबे, टेक्निकल डीके, प्रियंका, कृष्णा। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है? या विवेक विवेक शाही, गुड आफ्टरनून। एक बार फटाफट शेयर कर दीजिए सभी में, सेशन जो है वो शेयर कर दीजिए जिससे फटाफट स्टूडेंट आ जाए और हम आज का क्लास स्टार्ट करें। या आई थिंक वीडियो प्रॉपर नहीं है, वीडियो प्रॉपर नहीं है आई थिंक। या गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीडियो पूरा बोर्ड शायद विजिबल नहीं है। या लाउड एंड क्लियर, ओके। आई थिंक बोर्ड प्रॉपर विजिबल नहीं है, मुझे 1 मिनट दीजिए। हाँ, पूरा बोर्ड नहीं दिख रहा है। यस, पूरा बोर्ड नहीं दिख रहा है। मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं टेक्निकल इशू देखता हूँ क्या इशू आ रहा है इससे। 1 मिनट का वक्त दीजिए मुझे। जब तक आप जो लिंक है सेशन की वो शेयर कर दो और पब्लिक को बुला लो, ठीक है? जब तक आप लिंक शेयर कर दो और पब्लिक को बुला लो, उसके बाद हम 1 मिनट का ये देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है।
या गुड आफ्टरनून, वंस अगेन गुड आफ्टरनून। नाउ ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है? प्लीज एक बार कंफर्म कीजिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है अब? या धीरज गुड आफ्टरनून, नीलेश गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। राजा कह रहे हैं सर आई हैव नॉट वॉच द प्रीवियस लेक्चर एज आई स्टार्टेड वॉचिंग लेट, सो शुड आई? नहीं भाई, आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो लेवलिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो यदि आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो भी कोई जरूरत नहीं है, आप आज से भी स्टार्ट कर सकते हो, नया टॉपिक है, ठीक है। ओके नाउ क्लियर, ओके ठीक है, क्लियर है। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। हेडिंग डालते हैं लेवलिंग, लेवलिंग, लेवलिंग। अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने चेन सर्वे देख लिया है, फंडामेंटल्स ऑफ सर्वेइंग देख लिया है, उसके बाद हमने कंपास सर्वेइंग देख लिया है, उसके बाद हमने ट्रैवर्स भी देख लिया है। मतलब 4 चैप्टर हम देख चुके हैं। और आज ईएसी क्रैश कोर्स का जो हमारा 5th चैप्टर है और वो है लेवलिंग, ठीक है। लेवलिंग के पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं और उसके बाद हम देखेंगे इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है तो पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, उसके बाद देखेंगे प्रिसीशन एंड एक्यूरेसी में क्या डिफरेंस है। ये बेटा बताएंगे कब? जब थ्योरी ऑफ एरर पढ़ाएंगे। प्रिसीशन मतलब कितना आपने कितना प्रिसाइसली उसको मेजर करा, मतलब डिग्री ऑफ परफेक्शन यूज्ड, और एक्यूरेसी होता है डिग्री ऑफ परफेक्शन ऑब्टेन्ड, ठीक है। ओके नहीं भाई चिराग थैंक यू भाई, गॉड ऑफ सर्वे मत बोलो, ठीक है, बट आपकी तारीफ के लिए थैंक यू। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं लेवलिंग। सर्वेइंग का जब हम डेफिनेशन देखते हैं तब हम बोलते हैं क्या कि इट इज एन आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोजीशंस ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स, ठीक है। रिलेटिव पोजीशन, फिर हम वहां देखते हैं कि रिलेटिव पोजीशन मतलब 4 चीजें हमें देखना होती है, एक तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल एंगल, वर्टिकल डिस्टेंस एंड वर्टिकल एंगल, ठीक है। अब हम यहां पर जो बात करने जा रहे हैं वर्टिकल डिस्टेंस की बात करने जा रहे हैं। अब तक हमने जितना सर्वे देखा उसमें हमने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात करी, अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो वर्टिकल डिस्टेंस की बात करने जा रहे हैं। मतलब यहां पर रिलेटिव पोजीशन को मैं रिप्लेस कर दूंगा रिलेटिव हाइट वर्ड से। सो मैं क्या बोलूंगा कि इट इज एन आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव हाइट ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स। मैं क्या कहूंगा? इट इज एन आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव हाइट ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स। तो सबसे पहले मैं यहाँ डेफिनेशन आप लिख लो, इट इज एन आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव हाइट ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स। क्लियर बात? रिलेटिव हाइट ऑफ डिफरेंट पॉइंट। खलील कह रहे हैं सर आई एम बिजी एट दैट टाइम सो आई कैन नॉट अटेंड लाइव क्लास। कोई बात नहीं भाई, आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लीजिए, जहां तक पॉसिबल हो आप लाइव देखा करिए, और जहां तक पॉसिबल नहीं हो पाता है तो फिर आप रिकॉर्डेड में देख सकते हो, ठीक है। अवेलेबल है सारे लेक्चर्स। ओके नहीं सर आप है नहीं भाई नहीं, थैंक यू आपके कॉम्प्लीमेंट के लिए थैंक यू राहुल, ठीक है। गुड आफ्टरनून योगेश्वर, गुड आफ्टरनून। चलिए सो डेफिनेशन हमने लिख ली यहाँ पर। डेफिनेशन आई थिंक नीड नहीं है लिखवाने की मुझे कि इट इज एन आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव हाइट ऑफ डिफरेंट पॉइंट। तो यहाँ पर मैं रिलेटिव हाइट की बात करूंगा। सो रिलेटिव हाइट की बात करूंगा, मैं एक्चुअल हाइट की बात नहीं करूंगा। यदि मैं एक्चुअल हाइट की बात करता तो मैं सेंटर ऑफ अर्थ से किसी भी पॉइंट की हाइट को मेजर करता, लेकिन मैं यहाँ रिलेटिव हाइट की बात करूंगा। इसका मतलब मैं सेंटर ऑफ अर्थ से मेजर नहीं करने वाला हूं, मैं मेजर करूंगा MSL से। कहां से मेजर करूंगा? MSL से, और उस MSL को ही कहता हूं मैं मीन सी लेवल और डेटम, ठीक है, मीन सी लेवल और डेटम। तो जब मैंने स्टार्टिंग फंडामेंटल ऑफ सर्विंग पढ़ा था तब वहां पर मैंने शेप ऑफ अर्थ पढ़ा था, और मैंने ये बोला था कि जो शेप ऑफ अर्थ है वो ऑब्लेट स्फेरॉइड, ऑब्लेट इलिप्सॉइड और जियोइड होता है। सो मैंने वहां मीनिंग समझा था जियोइड का, कि जियोइड का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी सरफेस जिसको मैं जीरो एलिवेशन सरफेस कह देता हूं। मतलब कि मैं डिफरेंट पॉइंट का एलिवेशन उस जीरो एलिवेशन सरफेस से डिटरमाइन करूंगा। इसका मतलब उस जीरो एलिवेशन सरफेस जिसको मैं जियोइड शेप बोल रहा था उसी को मैं MSL बोलता हूं, और वही है मीन सी लेवल। वही क्या है? मीन सी लेवल। मीन सी लेवल, सी लेवल का मीन, कितने साल के डेटा का मीन? 19 ईयर्स के डेटा का मीन। 19 ईयर्स का सी लेवल चेक करा और एक मीन वैल्यू डिटरमाइन करी, और उस मीन वैल्यू को क्या बोला? द मीन सी लेवल ऑफ इस कंट्री। कोई भी एक कंट्री का क्या बोल दिया? उसको मीन सी लेवल कह दिया, ठीक है। तो हमारे यहाँ इंडिया में जो मीन सी लेवल देखा जाता है वो कौन सा देखा जाता है? मुंबई का, ठीक है, मुंबई का। तो हम जहां पर भी जैसे हम ट्रेन में जा रहे हैं तो हम किसी स्टॉप पे रुकते हैं, कोई स्टेशन आता है, स्टेशन पर लिखा रहता है कि भाई इस सिटी की समुद्र तल से ऊंचाई है, इस सिटी की मीन सी लेवल कितना है, ठीक है। मतलब कि एक मीन सी लेवल से वो सिटी जहां पर प्लेस्ड है उसकी हाइट कितनी है, ये लिखा हुआ रहता है। ये सब आप लोगों को पता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल करेक्ट नीलेश, आप सभी को ये चीज पता है। तो यहाँ मैं कुछ टर्मिनोलॉजीज की सबसे पहले बात कर लेता हूं, और पहली टर्मिनोलॉजी में देखता हूं यहाँ पर रिड्यूस लेवल। क्या देख रहा हूं मैं? रिड्यूस्ड लेवल, जो कि मैंने अभी एक्सप्लेन भी कर दिया है, रिड्यूस लेवल। फिर मैं सेकंड टर्मिनोलॉजी यहाँ पर देख रहा हूँ बेंचमार्क,
और थर्ड टर्मिनोलॉजी में यहाँ पे देख रहा हूँ डेटम, जिसको मैं क्या कह रहा हूँ, MSL मीन सी लेवल, ठीक है, बेंचमार्क, बेंचमार्क। रिड्यूस लेवल की बात करूंगा मैं, रिलेटिव हाइट की बात करूंगा मैं, एक्चुअल हाइट की बात नहीं करूंगा मैं, एक्चुअल लेवल की बात नहीं करूंगा। मुझे सेंटर ऑफ अर्थ से नहीं चाहिए लेवल, मुझे MSL से चाहिए, इस वजह से मैं उसको बोल देता हूँ रिड्यूस लेवल, RL। किसी भी पॉइंट की हाइट डेटम से, किसी भी पॉइंट का RL डेटम से, किसी भी पॉइंट का रिड्यूस लेवल डेटम से। कहां से? डेटम से, नॉट सेंटर ऑफ अर्थ से। बेंचमार्क, बेंचमार्क क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट जिसका एलिवेशन आपको नोन है, जिसका RL आपके पास है, जिसकी हाइट डेटम से आपके पास है, उस पॉइंट को मैं कहता हूं बेंचमार्क। ठीक है, उस पॉइंट को मैं क्या कह रहा हूं? बेंचमार्क। कहां से हाइट है मेरे पास? डेटम से हाइट है, इस वजह से मैं रिलेटिव हाइट बोल रहा हूं। क्लियर? नाउ डेटम समझ में आ गया, रिलेटिव हाइट समझ में आ गया, बेंचमार्क। अब ये बेंचमार्क जो है, जिसका हमने बोला अ पॉइंट ऑफ नोन RL, अ पॉइंट ऑफ नोन RL बेंचमार्क बोला हमने। ठीक है, कितने टाइप्स के बेंचमार्क होते हैं? मेनली 4 टाइप्स के बेंचमार्क हमको देखने को मिलते हैं। एक होता है GTS बेंचमार्क, एक होता है परमानेंट बेंचमार्क, एक होता है टेम्पररी बेंचमार्क और एक होता है आर्बिट्ररी बेंचमार्क। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सबसे पहले इसके टाइप्स, बेंचमार्क के टाइप्स हम लिखते हैं। सबसे पहला हमें दिखता है GTS बेंचमार्क, फटाफट GTS का फुल फॉर्म कमेंट कर दो। उसके बाद हमें दिखता है परमानेंट बेंचमार्क, परमानेंट। देन उसके बाद हमें दिखता है टेम्पररी बेंचमार्क, टेम्पररी बेंचमार्क। और उसके बाद हमें मिलता है आर्बिट्रेरी बेंचमार्क, आर्बिट्रेरी बेंचमार्क। ठीक है, GTS बेंचमार्क, परमानेंट बेंचमार्क, GTS, परमानेंट, टेम्पररी एंड आर्बिट्री। ठीक है, क्या होता है फुल फॉर्म GTS का? GTS का फुल फॉर्म ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे बेंचमार्क। ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे बेंचमार्क मतलब एक ऐसा बेंचमार्क जो एक एजेंसी उसको लोकेट करती है और उस एजेंसी का नाम है सर्वे ऑफ इंडिया। तो सर्वे ऑफ इंडिया क्या करता है? सर्वे ऑफ इंडिया पूरे इंडिया में सर्वे करता है, और सर्वे करता है मतलब कुछ ऐसे पॉइंट्स को वहां पर सिलेक्ट कर लेता है और किसी पॉइंट को लोकेट कर देता है जिनका एलिवेशन मीन सी लेवल से पता है आपको। ठीक है, वो इसलिए लोकेट करता है क्योंकि नियर बाय एरिया का यदि आपको सर्वे करना है तो आप उस पॉइंट, उस स्टेशन का रेफरेंस लेकर के आप जहां भी एरिया का लेवलिंग कर रहे हो या सर्वे कर रहे हो, वहां की आप रिलेटिव हाइट उन डिफरेंट पॉइंट्स की आप डिटरमाइन कर पाओ। ठीक है, यस नीलेश, करेक्ट, ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे। क्लियर है बात? ओके, सो GTS बेंचमार्क जो है कौन इस्टेब्लिश कर रहा है इसको? इट इज एस्टैब्लिश्ड बाय द एजेंसी विच इज नोन एज सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, नाउ सेकंड परमानेंट बेंचमार्क। तो अब GTS बेंचमार्क जो है वो पूरे इंडिया में कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ पॉइंट्स। तो यदि पूरे इंडिया का एरिया तो बहुत बड़ा है, कुछ पॉइंट्स है, मतलब कि एक बेंचमार्क, एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट के बीच में डिस्टेंस काफी ज्यादा होने वाला है। और यदि डिस्टेंस ज्यादा है, काफी ज्यादा, इसका मतलब इस पॉइंट को इस्टेब्लिश करने के लिए इस पॉइंट को इस्टेब्लिश करने के लिए जियोडेटिक सर्वे का यूज किया गया होगा। जियोडेटिक सर्वे का यूज किया गया होगा, इसका मतलब अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर किया होगा इन पॉइंट को इस्टेब्लिश करने के लिए। ठीक है, इन पॉइंट को इस्टेब्लिश करने के लिए क्या करा होगा? जियोडेटिक सर्वे का यूज किया होगा, मतलब अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर करा होगा। और इन्हीं पॉइंट को मैं कहता हूं कंट्रोल पॉइंट्स। क्या कहता हूं? इन्हीं पॉइंट को कंट्रोल पॉइंट्स। ठीक है, इन्हीं पॉइंट को हम कहते हैं कंट्रोल पॉइंट्स। ओके, अब इनके बीच में डिस्टेंस काफी ज्यादा है क्योंकि पूरे इंडिया का एरिया कवर कर रहा है। लेकिन अब मान लीजिए कि आपको कोई छोटे से एरिया पे सर्वे करना है और वो जो पॉइंट GTS बेंचमार्क वाले हैं वो किलोमीटर्स की डिस्टेंस पर है, तो पॉसिबल नहीं होगा वहां से मेजर करना। इस वजह से यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स भी मेंशन किए, कुछ और पॉइंट भी इस्टेब्लिश किए जाते हैं और उसको कहते हैं हम परमानेंट बेंचमार्क, जिनका एलिवेशन GTS बेंचमार्क के रेफरेंस से डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है परमानेंट बेंचमार्क? कौन सी एजेंसी इसको इस्टेब्लिश करती है? तो जो डिफरेंट एजेंसी होती है सर्वे ऑफ इंडिया के अलावा, जैसे आपका रेलवे डिपार्टमेंट, PWD डिपार्टमेंट, ये क्या करती हैं? आपका इस्टेब्लिश करती हैं परमानेंट बेंचमार्क। ठीक है, ओके, सो ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट। टेम्पररी बेंचमार्क, टेम्पररी बेंचमार्क क्या होता है कि किसी एक एरिया का हमें सर्वे करना है और हमने क्या करा, सपोज थोड़ा सा बड़ा एरिया था, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा एरिया था और हम एक दिन में उन सारे पॉइंट्स की लेवलिंग नहीं कर पाएंगे, सारे पॉइंट्स की लेवलिंग नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब क्या कि वहां पर जितने भी डिफरेंट पॉइंट हमें सिलेक्ट करना है, उन सभी पॉइंट का हम RL एक दिन में डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए हमें 3-4 दिन लगना है। तो एक दिन में
फर्स्ट डे में जितने भी पॉइंट्स का आपने आरएल डिटरमाइन करा, उसके बाद जब फर्स्ट डे का जो एंड पॉइंट होगा वो आपके सेकंड डे के लिए फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा, तो आप उसको एक बेंचमार्क असाइन कर दोगे फर्स्ट डे के एंड पॉइंट को, तो वो एक क्या हो जाएगा, एक टेम्परेरी बेंचमार्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टेम्परेरी बेंचमार्क। मतलब आप सेकंड डे आओगे तो सेकंड डे में जितने भी पॉइंट का आरएल आपको डिटरमाइन करना है, तो आपके लिए बेंचमार्क क्या बन जाएगा, फर्स्ट डे का एंड पॉइंट। क्या बन जाएगा, फर्स्ट डे का एंड पॉइंट। तो ये इस तरीके का एक बेंचमार्क, उसको हम क्या कहते हैं, टेम्परेरी बेंचमार्क। और आर्बिट्ररी बेंचमार्क मतलब कोई भी पॉइंट हमने रैंडम किसी भी स्टेशन को सिलेक्ट कर लिया और हमने बोल दिया कि इसका आरएल 100 है और इसके बेसिस पर, इस पॉइंट के बेसिस पर मैं डिफरेंट पॉइंट का रिलेटिव हाइट डिटरमाइन कर लूंगा। क्लियर है, मुझे रिलेटिव हाइट से मतलब है, मुझे एक्चुअल हाइट से मतलब नहीं है। तो मैंने कोई भी एक पॉइंट सिलेक्ट कर लिया और उस पॉइंट के रेफरेंस से मैंने डिफरेंट पॉइंट का हाइट डिटरमाइन कर लिया। क्लियर है, यदि मुझे ये बोला होता कि एक्चुअल हाइट डिटरमाइन करो, तब तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाती। क्यों, क्योंकि मुझे सेंटर ऑफ अर्थ से डिटरमाइन करना है। क्लियर है, लेकिन मुझे रिलेटिव हाइट बोला है क्योंकि मुझे ग्राउंड की प्रोफाइल देखना है कि ग्राउंड में कितना अंड्यूलेशन है, मुझे बस ये शो करना है, तो मेरा रिलेटिव हाइट से काम हो जाएगा। ठीक है सर, इज दिस सर्वे एप्लीकेबल इन हिली रीजन टू? हिली रीजन्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है बेटा, यदि हिली रीजन थोड़ा सा लगभग ज़्यादा हिल नहीं है, बड़ी हिल नहीं है, थोड़ा सा फ्लैट है, तब हम पॉसिबल है, तब हम कर सकते हैं। लेकिन यदि हिल काफ़ी बड़ी, मतलब अंड्यूलेशन बहुत ज़्यादा है, स्लोप बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में हम लेवलिंग नहीं कर पाएंगे और उस केस में हम ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, जो कि एक इनडायरेक्ट टाइप ऑफ लेवलिंग है। अभी आगे बताऊंगा कैसे। सो पॉइंट्स क्लियर, जीटीएस बेंचमार्क, परमानेंट, टेम्परेरी एंड आर्बिट्री। ठीक है, इस टाइप के जो क्वेश्चन है इस पे बेस्ड पूछ लिया जाता है। जब आप थोड़े बहुत इंटरव्यू वगैरह में चले गए तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जीटीएस बेंचमार्क क्या होता है, कौन इस्टेब्लिश करता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, और छोटी मोटी एग्जाम एसएससी वगैरह में इसका फुल फॉर्म पे ही पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, इसके फुल फॉर्म पे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, सो इतनी बात आप लोगों को क्लियर है। ओके, नाउ मैं अब कुछ और टर्मिनोलॉजी की बात करता हूं और यहां पर मैं फोर्थ पॉइंट लिखता हूं, फोर्थ टर्मिनोलॉजी बीएस, बैक साइड। बैक साइड इसको कहते हैं हम बीएस। फिर हम बात करेंगे फिफ्थ, फिर हम बात करेंगे इंटरमीडिएट साइड एंड सिक्स्थ हम बात करेंगे फोर साइड। ठीक है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं लेवलिंग के लिए, लेवल्स यूज कर रहे हैं। ठीक है, लेवल्स यूज कर रहे हैं। अब लेवल्स यूज कर रहे हैं तो लेवल्स में कुछ टेम्पररी एडजस्टमेंट होते हैं, कुछ परमानेंट एडजस्टमेंट होते हैं। ठीक है, तो वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जब हमने इंस्ट्रूमेंट को प्लेस करा तो हमने टेम्पररी एडजस्टमेंट कर लिया था, परमानेंट एडजस्टमेंट भी उसका कर लिया था। टेम्पररी एडजस्टमेंट मतलब कि उसकी सेंटरिंग करना, उसके बबल्स को सेंटर में लाना, दैट इज दी टेम्पररी एडजस्टमेंट। और परमानेंट एडजस्टमेंट मतलब कोई भी लेवल का परमानेंट एडजस्टमेंट का क्या मतलब होता है, उसका मतलब होता है कि जो लाइन ऑफ कॉलिमेशन है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के परपेंडिकुलर है या नहीं है, जो लाइन ऑफ जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है जिसको आप ट्रूनियन एक्सिस कहते हो, वो वर्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर है या नहीं है। मतलब डिफरेंट फंडामेंटल लाइंस जो हैं उनकी जो प्रॉपर्टी है वो फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही, ये होता है परमानेंट एडजस्टमेंट। ठीक है, सो हम कहीं पर भी हमने इंस्ट्रूमेंट प्लेस करा, इंस्ट्रूमेंट प्लेस करने के बाद हमें क्या करना है, उसका टेम्पररी एडजस्टमेंट, परमानेंट एडजस्टमेंट चेक कर लेना है। और उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें लेवलिंग स्टाफ पर फर्स्ट रीडिंग को नोट करना है। क्या करना है, लेवलिंग स्टाफ पर फर्स्ट रीडिंग को नोट करना है। और पहली रीडिंग हम कहां पर लेंगे, बेंचमार्क पे लेंगे। मतलब लेवलिंग स्टाफ जो हम प्लेस करेंगे वो पहले कहां पर प्लेस करेंगे, बेंचमार्क पर करेंगे। एक ऐसे पॉइंट पर करेंगे जिसका एलिवेशन हमें नोन है, जिसका एलिवेशन हमें नोन है, उस पॉइंट पर हम रखेंगे बेंचमार्क को। और लेवलिंग स्टाफ, लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से लेवलिंग स्टाफ पर हम रीडिंग नोट कर लेंगे, किसके करस्पॉन्डिंग, लाइन ऑफ कॉलिमेशन के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, अब मैं समझाता हूं यहाँ लाइन ऑफ कॉलिमेशन और लाइन ऑफ साइट क्या है और एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप किसको बोलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। लेकिन उसके पहले मैं आपको बैक साइड, इंटरमीडिएट और फोर साइड थोड़ा सा समझा देता हूं। अभी हमने ये बोला कि फर्स्ट रीडिंग जो होगी वो लेवलिंग स्टाफ को कहां पर रखना है, बेंचमार्क पे रखना है। तो जो फर्स्ट रीडिंग होगी वो कहलाती है बैक साइड, जो लास्ट रीडिंग होती है वो कहलाती है फोर साइड। और बैक साइड और फोर साइड के बीच में जितनी भी रीडिंग्स होंगी वो कहलाएगी इंटरमीडिएट साइड। ठीक है, बैक साइड और फोर साइड के बीच में जितनी भी रीडिंग्स होगी वो सब क्या कहलाएगी, इंटरमीडिएट साइड। अब किसी टाइप ऑफ लेवलिंग में इंटरमीडिएट साइड नहीं भी लेते हैं, आगे समझते हैं किस टाइप ऑफ लेवलिंग में इंटरमीडिएट साइड नहीं लेते हैं, किस टाइप ऑफ लेवलिंग में इंटरमीडिएट साइड लेते हैं। आगे हम ये भी देखेंगे कि यदि हमें बैक साइड, फोर साइड और इंटरमीडिएट साइड यदि हमने सारे एक टेबल पर लिखे हुए हैं तो यदि हम कौन सी मेथड यूज करते हैं तो इन सारे बैक साइड, फोर साइड और इंटरमीडिएट साइड पर चेक लग जाता है। ये हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, शिवम गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून। अकी गुड आफ्टरनून। ठीक है,
सो फर्स्ट रीडिंग बैक साइड, ये इस बार गेट में पूछ लिया गया था, गेट 2021 में एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि जो फर्स्ट रीडिंग है उसको क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, बैक साइड कहते हैं, ठीक है। लास्ट रीडिंग को क्या बोलते हो, फोर साइड कहते हो, और फोर साइड और बैक साइड के बीच में इंटरमीडिएट साइड। तो बैक साइड एक होगी किसी इंस्ट्रूमेंट की, फोर साइड एक होगी किसी इंस्ट्रूमेंट की, लेकिन इंटरमीडिएट साइड कितनी भी हो सकती है, इंटरमीडिएट साइड कितनी भी हो सकती है। क्लियर है ये बात आप लोगों को, ठीक है। अब मैं बात करता हूं लाइन ऑफ कॉलिमेशन एंड लाइन ऑफ साइट की। लाइन ऑफ कॉलिमेशन, देखिए लाइन ऑफ कॉलिमेशन जिसको मैं एलओसी भी कह रहा हूं, लाइन ऑफ कॉलिमेशन, ठीक है, एलओसी। थैंक यू रोहिणी, थैंक यू। लाइन ऑफ कॉलिमेशन को देखिए, सबसे पहले मैं यहां पर बना देता हूं एक टेलीस्कोप, मैं यहां पर बना रहा हूं एक टेलीस्कोप, देखते जाइएगा। ये मैंने बना दिया एक टेलीस्कोप, ठीक है, टेलीस्कोप यहां पर बनाया मैंने। ये एक टेलीस्कोप बना दिया भाई। ये क्या है टेलीस्कोप का, ऑब्जेक्टिव या ऑब्जेक्ट ग्लास, ऑब्जेक्टिव या ऑब्जेक्ट ग्लास। दिस इज व्हाट, आई पीस, आई पीस। और यहां पर आपको देखने को मिलता है, यहां पर क्या देखने को मिलता है आपको, यहां पर आपको देखने को मिलता है डायफ्राम, ठीक है, यहां पर कहीं आपको देखने को मिलता है डायफ्राम। दिस इज व्हाट, डायफ्राम, डायफ्राम, ठीक है। नाउ बात करते हैं एक्सिस, लाइन ऑफ कॉलिमेशन क्या होता है। सो देखो, यह है ऑब्जेक्टिव या ऑब्जेक्ट ग्लास, दोनों लिख देता हूं, और ऑब्जेक्ट ग्लास, ऑब्जेक्ट ग्लास, ठीक है। इस ऑब्जेक्टिव का सेंटर, इस ऑब्जेक्टिव का सेंटर और ये डायफ्राम का जो सेंटर है, डायफ्राम मतलब क्या, डायफ्राम मतलब एक ब्रास रिंग, डायफ्राम मतलब क्या, एक ब्रास रिंग, ये एक ब्रास रिंग है, ठीक है। और इसमें क्या है, यहां पर क्रॉस हेयर लगा हुआ है, इस ब्रास रिंग में यहां पर क्या लगा हुआ है, क्रॉस हेयर है। दिस इज व्हाट, क्रॉस हेयर, क्रॉस हेयर। और ये क्या है, ये एक ब्रास रिंग है, ठीक है। दिस इज व्हाट, ब्रास रिंग, ब्रास रिंग, ठीक है। और इस पूरी असेंबली को हम क्या कह रहे हैं, डायफ्राम, इस पूरी असेंबली को हम क्या कह रहे हैं, डायफ्राम, ठीक है। तो समझना, डायफ्राम का सेंटर, डायफ्राम का सेंटर मतलब क्या, ये जो क्रॉस हेयर है, क्रॉस हेयर का इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है, वर्टिकल हेयर और हॉरिजॉन्टल हेयर का क्या, इंटरसेक्शन पॉइंट, मतलब ये पॉइंट। तो इस पॉइंट से, डायफ्राम ऑफ सेंटर से एक लाइन, इमेजनरी लाइन पास हो रही है, जो कि सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव से भी पास हो रही है। मतलब एक ऐसी लाइन जो डायफ्राम के सेंटर और ऑब्जेक्टिव ग्लास के सेंटर से पास हो रही है, इस वाली लाइन को मैं कहता हूं लाइन ऑफ कॉलिमेशन। क्या कह रहा हूं, इस लाइन को मैं कहता हूं लाइन ऑफ कॉलिमेशन, ठीक है। एन इमेजनरी लाइन पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड सेंटर ऑफ डायफ्राम एंड इन कंटिन्यूएशन, ठीक है। मतलब ये कंटिन्यूएशन में, और जो लेबलिंग स्टाफ में कहीं प्लेस करूंगा और उस पर जो रीडिंग नोट करता, अरे भाई मैं रीडिंग क्या, इस क्रॉस हेयर, ये क्रॉस हेयर का जो ये वाला पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये जहां पर ये क्रॉस हो रहा है दो हेयर, क्या मैं इसके करस्पॉन्डिंग की लेबलिंग स्टाफ पर रीडिंग लेता हूं, और वही तो मेरी लाइन ऑफ कॉलिमेशन है, वही मेरी क्या है, लाइन ऑफ कॉलिमेशन। सो ऑब्जेक्टिव के सेंटर और डायफ्राम के सेंटर से जो लाइन पास हो रही है उसको हम क्या कहते हैं, लाइन ऑफ कॉलिमेशन कहते हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव, सेंटर ऑफ डायफ्राम, यस करेक्ट नीलेश, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट बात करता हूं मैं एक्सिस, नेक्स्ट बात कर रहा हूं एट्थ पॉइंट, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। देखिए एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप की बात करूं तो यहां पर क्या होता है, एन इमेजनरी लाइन पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ आईपीस एंड सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट ग्लास, एक इमेजनरी लाइन जो सेंटर ऑफ आईपीस और सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट ग्लास से पास हो रही है, सेंटर ऑफ आईपीस और सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट ग्लास से पास हो रही है एक इमेजनरी लाइन, ठीक है। इसको मैं क्या कहूंगा, इसको मैं कहूंगा एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। और इसको मैं क्या कह रहा हूं, इस वाली लाइन को लाइन ऑफ कॉलिमेशन, क्या कह रहा हूं, लाइन ऑफ कॉलिमेशन।
सो यहाँ पर एक क्वेश्चन क्या उठ रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन ये उठ रहा है कि सर एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप और लाइन ऑफ कॉलिमेशन क्या ये इतने रीजन पर कॉन्साइड होगी? तो यस, ये इतने रीजन पर कॉन्साइड है। देखिए यहाँ पर सेंटर ऑफ आईपीस और सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट ग्लास से जो लाइन पास हो रही है उसको मैंने बोला एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप, जो सेंटर ऑफ डायफ्राम और सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट ग्लास से पास हो रही है उसको मैंने बोला लाइन ऑफ कॉलिमेशन। तो इतना पोर्शन जो है वो एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप का अलग है, बाकी का पूरा पोर्शन जो है वो ओवरलैप हो जाएगा लाइन ऑफ कॉलिमेशन से। ठीक है, सो ये पॉइंट क्लियर है कि लाइन ऑफ कॉलिमेशन से ये जो एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप है ये क्या हो जाएगी, कॉन्साइड हो जाएगी। क्लियर है पॉइंट? यस, क्लियर, वेरी गुड। तो एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप समझ में आ गया। अब यदि मैं आपसे एक्सिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट बोलूं, यदि मैं आपसे एक्सिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट बोलूं तो आप बोलोगे सर ये जो है वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल जो लाइन है ये यहां से जो पास हो रही है वर्टिकल लाइन, इसको मैं बोलूंगा एक्सिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट। क्या बोलूंगा इसको मैं? एक्सिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, एक्सिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट बोलूंगा, जो क्या है वर्टिकल एक्सिस है जो क्या है वर्टिकल एक्सिस है। ठीक है, सो आई थिंक ये पॉइंट क्लियर, जितने भी पॉइंट समझाए सभी को क्लियर है। एक थम्स अप मार दो भाई, एक सभी थम्स अप मार दो और सेशन को लाइक करते चलो भाई, लाइक करते चलो। ठीक है, यदि पसंद आ रहा है तो। ठीक है, सो इतना पार्ट लिखा हमने। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ लेवलिंग की। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ लेवलिंग की। कितने टाइप्स की होती है लेवलिंग? लेवलिंग के बहुत सारे टाइप्स हैं, लेवलिंग के बहुत सारे टाइप्स है। यहाँ पर हम देखेंगे सिंपल लेवलिंग, डिफरेंशियल लेवलिंग, फ्लाई लेवलिंग, चेक लेवलिंग, प्रोफाइल लेवलिंग, क्रॉस सेक्शनिंग, रेसिप्रोकल लेवलिंग एंड ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग। काफ़ी कुछ देख लेंगे भाई यहाँ पे हम। ठीक है, ये सब पॉइंट्स हम देखने यहाँ पर जा रहे हैं। या क्लियर है, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए स्टार्ट करते हैं, हेडिंग डालते हैं टाइप्स ऑफ लेवलिंग। टाइप्स ऑफ लेवलिंग, जिसमें हम फर्स्ट देख रहे हैं सिंपल लेवलिंग। सिंपल लेवलिंग, सिंपल लेवलिंग। देखिए सिंपल लेवलिंग है क्या? किन्हीं भी दो पॉइंट का आरएल यदि हमें डिटरमाइन करना है, किन्हीं भी दो पॉइंट का लेवल डिफरेंस हमें डिटरमाइन करना है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं? सिंपल लेवलिंग करते हैं। कब? जब वो दो पॉइंट के ऊपर यदि हम लेवलिंग स्टाफ रखें और इंस्ट्रूमेंट की एक ही पोजीशन से उन दोनों लेवलिंग स्टाफ पर हम रीडिंग नोट कर पाए। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब समझते हैं। अच्छा, लाइन ऑफ साइड, हाँ लाइन ऑफ साइड मैं आपको बताना भूल गया। लाइन ऑफ कॉलिमेशन हमने देख लिया, हमने एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप हमने देख लिया। अब लाइन ऑफ साइड भी एक वर्ड होता है, एक वर्ड होता है लाइन ऑफ साइड। तो लाइन ऑफ साइड और लाइन ऑफ कॉलिमेशन की डेफिनेशन सेम है। लाइन ऑफ साइड और लाइन ऑफ कॉलिमेशन की डेफिनेशन जो है वो सेम है। लाइन ऑफ साइड जो होता है, जैसे मान लीजिए कि ये है आपके पास टेलीस्कोप, ठीक है, टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप बिल्कुल आपने हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है। हॉरिजॉन्टल कब आएगा? जब मैं बबल ट्यूब में जो बबल है उसको कहाँ पर ले आऊंगा? सेंटर में ले आऊंगा। ठीक है, अब ये टेलीस्कोप बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, मैंने टेलीस्कोप को क्या कर दिया? टेलीस्कोप से मैं अब मान लो वर्टिकल एंगल मेजर कर रहा हूँ, थियोडोलाइट है, मैं वर्टिकल एंगल मेजर कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर टेलीस्कोप को क्या करा? वर्टिकल प्लेन में मूव करा, अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, वर्टिकल प्लेन में मूव करा अपवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर है बात? तो यहाँ पर अब मान लीजिए कि मुझे किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट को साइट करना है, किसी ऑब्जेक्ट को साइट करना है, तो एक लाइन ऑफ साइड है उसके बेसिस पर मैं साइट करूंगा। लाइन ऑफ साइड मतलब क्या? अगेन डेफिनेशन सेम है, क्या कि ऑब्जेक्टिव के सेंटर और डायफ्राम के सेंटर से जो पास हो रही है लाइन, मैं साइट तो उसी से कर रहा हूं, लेकिन इसको मैं अब लाइन ऑफ साइट कहूंगा। अब जब लाइन ऑफ साइट ट्रूली हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, मतलब जब बबल ट्यूब में बबल सेंटर में आ जाएगा, तो उस लाइन ऑफ साइट जो कि हॉरिजॉन्टल है, उस लाइन ऑफ साइट को मैं क्या कहता हूं? लाइन ऑफ कॉलिमेशन कहता हूं। तो दोनों चीजें सेम है, बट जो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइड है उसको मैं कह देता हूं लाइन ऑफ कॉलिमेशन। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइड है उसको मैं कह देता हूं लाइन ऑफ कॉलिमेशन। क्लियर है बात? ओके, चलिए मैं बात करता हूं अब सिंपल लेवलिंग की। सिंपल लेवलिंग में मैंने ये बोला आपको कि मान लीजिए कि ग्राउंड की जो प्रोफाइल है आपकी कुछ इस तरीके की है,
ये आपकी ग्राउंड की प्रोफाइल है और ये है डेटम, ये क्या है, डेटम है, और ये है आपके पास ग्राउंड की प्रोफाइल, ग्राउंड लेवल। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपको यहाँ पर कोई एक पॉइंट है आपके पास, थोड़ी सी ग्राउंड की प्रोफाइल मैं नीचे की तरफ कर देता हूँ, ग्राउंड की प्रोफाइल में कुछ नीचे कर देता हूँ। ठीक है, ओके, ये है ग्राउंड लेवल। अब मान लीजिए यहाँ पर आपके पास एक पॉइंट है, एक स्टेशन है ए, और यहाँ पर मान लीजिए एक स्टेशन है आपके पास बी, और आपको क्या डिटरमाइन करना है, आपको ये डिटरमाइन करना है कि ये ए और बी स्टेशन के बीच में लेवल डिफरेंस कितना है। ठीक है, इसको मैं एच कह देता हूँ, डेल्टा एच ना कहते हुए इसको एच ही कह देता हूँ। ठीक है, आपको क्या डिटरमाइन करना है कि ए स्टेशन और बी स्टेशन के बीच में लेवल डिफरेंस कितना है, लेवल डिफरेंस कितना है ये हमें देखना है। क्लियर, ग्राउंड की प्रोफाइल आप लोगों के सामने है। क्या करोगे आप यहाँ कहीं पर इंस्ट्रूमेंट को प्लेस कर दोगे, आप यहाँ पर कहीं पर क्या कर दोगे, इंस्ट्रूमेंट को प्लेस कर दोगे, आपके पास ए पॉइंट जो है उसका आरएल आपको गिवन होगा, ए पॉइंट का आरएल क्या होगा, गिवन होगा। ठीक है, आरएल गिवन, या गिवन नहीं है तो हमें ए पॉइंट ऐसा सिलेक्ट करना है जो बेंचमार्क के ऊपर रखा है, मतलब बेंचमार्क वाले पॉइंट को मुझे ए पॉइंट सिलेक्ट करना है, क्योंकि मेरी फर्स्ट रीडिंग कहाँ पे होती है, मेरी फर्स्ट रीडिंग एक ऐसे पॉइंट पर होती है जिसका आरएल मुझे नोन है, और उसी पॉइंट को मैं कहता हूँ बेंचमार्क। तो सबसे पहली स्टेप में मैं लेवलिंग स्टाफ को कहाँ प्लेस करता हूँ, बेंचमार्क पे प्लेस करता हूँ। ठीक है, मतलब एक ऐसे पॉइंट पे प्लेस करता हूँ जिसका आरएल मुझे नोन है। तो यहाँ पर मान लीजिए आरएल आपको गिवन है। अब क्या करना है, आपको यहाँ पर रखना है लेवलिंग स्टाफ, आपको रखना है यहाँ पर लेवलिंग स्टाफ, और इस लाइन ऑफ कॉलिमेशन के करस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पर रीडिंग नोट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर लाइन ऑफ कॉलिमेशन करस्पॉन्डिंग आपको रीडिंग नोट कर लेना है। मान लीजिए ये इंस्ट्रूमेंट की फर्स्ट रीडिंग है तो इसको हमने बोल दिया बैक साइड, और ये इंस्ट्रूमेंट की लास्ट रीडिंग है मान लीजिए तो ये हमने बोल दिया फोर साइड। ठीक है, तो इस तरीके का केस जब आपको ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में एलिवेशन डिफरेंस डिटरमाइन करना है, तो यहाँ पर कहीं पर मैं सेंटर में या आसपास कहीं पर भी मैं यहाँ पर लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट को प्लेस कर दूंगा, और लेवलिंग स्टाफ को एक बार रखूंगा ए पर, एक बार रखूंगा बी पर, और लाइन ऑफ कॉलिमेशन के करस्पॉन्डिंग लेवलिंग स्टाफ पर मैं रीडिंग नोट कर लूंगा। इतनी बात मुझे क्लियर है। इस टाइप की जो लेवलिंग होती है, जब इंस्ट्रूमेंट की एक ही पोजीशन से आप डिफरेंट पॉइंट के रिलेटिव हाइट डिटरमाइन कर लेते हो, इस टाइप की लेवलिंग को मैं कहता हूं सिंपल लेवलिंग। मैंने इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट नहीं करा है, मैंने किसी एक ही पोजीशन पर रखा है इंस्ट्रूमेंट को, और उसी पोजीशन के बेसिस पर मैंने डिफरेंट पॉइंट का क्या कर लिया है, आरएल डिटरमाइन कर लिया है। तो इस टाइप का जो लेवलिंग होता है वो होता है सिंपल लेवलिंग। पॉइंट क्लियर है, इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट नहीं हो रहा है नाउ। और इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या है, इसका ये मतलब है कि ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में जो ग्राउंड में वेरिएशन है वो काफी कम है। ग्राउंड में वेरिएशन क्या है, काफी कम है। दूसरा, ये ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी कम है, डिस्टेंस ज्यादा नहीं है। यदि इनके बीच का डिस्टेंस ज्यादा हो गया या इनके बीच में एलिवेशन डिफरेंस बहुत ज्यादा हो गया, उस केस में मैं सिंपल लेवलिंग परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, और उस केस में मैं जाऊंगा डिफरेंशियल लेवलिंग पर। तो मैं समझता हूं डिफरेंशियल लेवलिंग है क्या। अब मैं समझता हूं डिफरेंशियल लेवलिंग, तो सेकंड पॉइंट में यहां पे लिखता हूं डिफरेंशियल लेवलिंग। डिफरेंशियल लेवलिंग, अब ये डिफरेंशियल लेवलिंग क्या है, देखिए पॉइंट हमने समझ लिया। मतलब अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास अब ग्राउंड जो है वो कुछ इस तरीके का है, ये कुछ इस तरीके का ग्राउंड है। ठीक है, अब इस तरीके का ग्राउंड है, और यहाँ पर है हमारा डेटम। क्या है यहाँ पर, डेटम। क्लियर है, यहाँ पर है डेटम। ओके, चलिए थोड़ा सा मैं और ऊपर कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा और ऊपर कर दिया। क्लियर, अब देखिए इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, ये मैंने नीचे कर दिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पर कोई एक पॉइंट ए है, यहाँ पर कोई एक पॉइंट ए है, और यहाँ पर कोई एक पॉइंट है बी, यहाँ पर कोई एक पॉइंट क्या है, बी। अब इनके बीच में मुझे एलिवेशन डिफरेंस डिटरमाइन करना है, इनके बीच में रिलेटिव हाइट क्या है। अब रिलेटिव हाइट डिटरमाइन करना है तो मैं यहाँ पे कहीं पर इंस्ट्रूमेंट को प्लेस कर दूंगा। देखिए मैंने यहाँ पर कहीं पर इंस्ट्रूमेंट को प्लेस कर दिया, ये मैंने प्लेस करा इंस्ट्रूमेंट को, ये यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट प्लेस कर दिया। अब यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट प्लेस करा है, लेवलिंग स्टाफ मुझे ए पर रखना है, ए पर मैंने लेवलिंग स्टाफ रखा और मैंने रीडिंग नोट कर ली। सपोज यहाँ पर रीडिंग आई बैक साइड, क्योंकि फर्स्ट रीडिंग थी बैक साइड बोलूँगा।
ठीक है, फिर उसके बाद लेवलिंग स्टाफ को कहाँ पर रखना है, मुझे बी पर रखना है। क्यों? क्योंकि मुझे ए और बी के बीच का लेवल डिफरेंस डिटरमाइन करना है। तो मैंने बी पर रखा लेवलिंग स्टाफ को। बी पर रखने के बाद मैं जब यहाँ से लाइन ऑफ कॉलिमेशन के करस्पॉन्डिंग रीडिंग नोट कर रहा हूँ तो मुझे कोई भी रीडिंग नहीं मिल रही है, मुझे कोई भी रीडिंग नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड का जो एलिवेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, कंप्लीट सेटअप को क्यों घुमाएंगे बेटा आप? कंप्लीट सेटअप को क्यों घुमाओगे आप? केवल इंस्ट्रूमेंट को रोटेट करोगे ना, केवल इंस्ट्रूमेंट को रोटेट करोगे आप। ठीक है सर, हर बार हम लोग आर एल इक्वल टू 100 ही क्यों कंसीडर करते हैं? हम इसलिए कंसीडर करते हैं क्योंकि हमें रिलेटिव हाइट डिटरमाइन करना है, हमें एक्चुअल हाइट डिटरमाइन नहीं करना है। मतलब हमने एक पॉइंट कंसीडर कर लिया जिसका एलिवेशन जो है वो 100 है, वो 100 हमने इसलिए यूज़ करा क्योंकि हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाए। 100 में से कुछ चीज़ ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना ईजी हो जाता है। आप ज़रूरी नहीं, आप 1000 भी यूज़ कर सकते हो, आप 99 भी यूज़ कर सकते हो, आप 10 भी यूज़ कर सकते हो, आप 50 भी यूज़ कर सकते हो, आपकी जो मर्जी आप वो कर सकते हो। बट एक 100 इसलिए ले लेते हैं जिससे हम क्या हो जाए, हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। हमें रिलेटिव हाइट से मतलब है, हमें एक्चुअल हाइट से मतलब नहीं है। तो हमने किसी भी पॉइंट का RL 100 ले लिया। ठीक है, आप 1000 भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्लियर है बात को? देखो कैसे, देखिए कैसे, मान लीजिए ये है डेटम आपके पास, ये है डेटम, और ये कोई एक पॉइंट आपने कंसीडर करा ए, और इसका आपने RL कितना मान लिया, 100। ठीक है, इसका RL आपने मान लिया 100। इस भले ही वो ज़्यादा हो यहाँ से डेटम से, कितना भी हो, आपको उससे मतलब नहीं है। आपने यहाँ पर कोई दूसरा पॉइंट लिया B, यहाँ पर कोई दूसरा पॉइंट लिया B, और यहाँ पर आपने क्या कर लिया, मान लीजिए यहाँ पर कोई रीडिंग आई आपके पास, यहाँ पर कोई रीडिंग आई आपके पास, मान लीजिए 1 मीटर। ठीक है, और यहाँ पर रीडिंग आई आपके पास, इसको थोड़ा सा मैं नीचे बना देता हूँ, यहाँ पर आपके पास रीडिंग आई 1.5 मीटर। ठीक है, 1.5 मीटर। अब आपको ये बोला गया है कि आप इसका RL डिटरमाइन कर लो। ठीक है, ये B स्टेशन का RL डिटरमाइन कर लो। तो आप क्या करोगे, 100 + 1 - 1.5, 100 + 1 - 1.5, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 101, मतलब कि ये हो जाएगा 99.5, 99.5 हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि ये A पॉइंट और B पॉइंट के बीच में जो लेवल डिफरेंस है वो कितना है, 0.5 मीटर का है। कितना है, 0.5 मीटर का है। तो मुझे रिलेटिव हाइट डिटरमाइन करना थी, मुझे B की पोजीशन डिटरमाइन करना थी A के रिस्पेक्ट में, कि A के रिस्पेक्ट में जो B वाला पॉइंट है वो नीचे है या ऊपर है, ये मुझे डिटरमाइन करना था। मुझे एक्चुअल पोजीशन से मतलब नहीं था, मुझे यहाँ पर ये डिफरेंस से मतलब था। अब यदि मैं यहाँ पर 1000 ले लेता, यहाँ पे 1000 ले लेता, तो यहाँ 101, और यहाँ पर माइनस करता तो यहाँ पर कुछ इतनी वैल्यू आती, तब भी मेरे पास डिफरेंस तो यही रहता ना, तब भी मेरे पास डिफरेंस ये रहता। मुझे रिलेटिव हाइट से मतलब था, तो मैं यहाँ पर RL कुछ भी लूँ, मेरे पास जो एलिवेशन में डिफरेंस है वो तो उतना ही रहने वाला है। क्लियर है रितेश? सर रिड्यूस लेवल एग्जैक्टली होता क्या है? अरे रिड्यूस लेवल देखिए, यह है मान लीजिए आपकी अर्थ। ठीक है, ये अर्थ है, यहाँ पर कोई एक पॉइंट है, और ये है अर्थ का सेंटर। ये क्या है, अर्थ का सेंटर, सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ। यहाँ पर कोई एक अर्थ की सरफेस पे पॉइंट है। यदि इस अर्थ सरफेस का ये कोई पॉइंट A है, इसका मुझे एलिवेशन डिटरमाइन करना है, मतलब मुझे सेंटर ऑफ अर्थ से हाइट डिटरमाइन करना है, तो ये जो हाइट होगी ये मेरे पास होगी एक्चुअल हाइट, या इसको बोलूंगा मैं एक्चुअल लेवल। क्या बोलूंगा, एक्चुअल लेवल ऑफ पॉइंट A, एक्चुअल लेवल ऑफ पॉइंट A। ठीक है, एक्चुअल लेवल ऑफ पॉइंट A। बट मैं बार बार सेंटर ऑफ अर्थ से तो मेजर कर नहीं सकता हूं, तो मैंने यहाँ पर क्या करा, यहाँ पर एक प्लेन ले लिया मैंने। ठीक है, यहाँ पर क्या ले लिया मैंने, एक प्लेन ले लिया। एक्चुअली में ये प्लेन ऐसा नहीं बनेगा, ये प्लेन ऐसा बनेगा। यहाँ पर मैंने एक प्लेन ले लिया, ठीक है, जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ, जिसको मैं बोल रहा हूँ कि दिस इज MSL, मीन सी लेवल। ये क्या है, मीन सी लेवल। और मैंने एक्चुअल हाइट इस पॉइंट की ना डिटरमाइन करते हुए मैंने इसकी मीन सी लेवल से हाइट डिटरमाइन कर ली। मतलब एक्चुअल लेवल कुछ ज़्यादा था, लेकिन मैं अब यहाँ से मेजर कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस एक्चुअल लेवल को कम कर दे रहा हूँ। मतलब मैं इस एक्चुअल लेवल को रिड्यूस कर दे रहा हूँ, और उसको मैं कह रहा हूँ रिड्यूस लेवल। इस एक्चुअल लेवल को मैं क्या कर दे रहा हूँ,
इस एक्चुअल लेवल को मैंने कम कर दिया, एक्चुअल लेवल सेंटर ऑफ अर्थ से था, मैंने उसको किसी और एक रेफरेंस प्लेन से ले लिया और उसको पहले बोल दिया कि एक्चुअल लेवल अब कम हो गया है, मतलब उस पॉइंट का रिड्यूस्ड लेवल है। क्लियर पॉइंट, समझ गए? ओके सोनीस, लव फ्रॉम जीके मोहसिन भाई, लव फ्रॉम गेट एकेडमी, लव फ्रॉम गेट एकेडमी, लव फ्रॉम इंदौर, लव फ्रॉम भिलाई। चलिए ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आई थिंक। ठीक है, सो यहां पर हम बात कर रहे थे, यहां पर हम क्या बात कर रहे थे? डिफरेंशियल लेवलिंग की। डिफरेंशियल लेवलिंग की हम यहां पर बात कर रहे थे, और डिफरेंशियल लेवलिंग हम क्यों परफॉर्म करते हैं ये चीज मुझे समझ में आ गई। क्यों? क्योंकि दोनों पॉइंट के बीच का एलिवेशन डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट रखा, फर्स्ट रीडिंग ए स्टेशन पर रखी, बैक साइड सेकंड रीडिंग बी स्टेशन पर रखी, हमें रीडिंग ही नहीं मिल रही है लाइन ऑफ कॉलिमेशन की करस्पॉन्डिंग लेवलिंग स्टाफ पे, हमें रीडिंग नहीं मिल रही है। इसका मतलब कि मुझे इस इंस्ट्रूमेंट को कहीं पर शिफ्ट करना पड़ेगा, तब जाकर के मैं इस पॉइंट का आरएल डिटरमाइन कर पाऊंगा। मतलब मैं ये लाइन को तो सबसे पहली फुर्सत में हटा देता हूँ, इस लाइन को मैं पहली फुर्सत में हटा देता हूँ, और यहाँ पर एक इंटरमीडिएट स्टेशन सी सिलेक्ट करता हूँ और वहाँ पर मैं प्लेस कर देता हूँ लेवलिंग स्टाफ को। क्या कर देता हूँ? लेवलिंग स्टाफ को प्लेस कर देता हूँ, और यहाँ पर रीडिंग में डिटरमाइन कर लेता हूँ। और ये सपोज कि इस इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन की लास्ट रीडिंग थी, इसका मतलब ये थी रीडिंग मेरे पास 4 साइड। ये क्या थी? रीडिंग मेरे पास 4 साइड। अब मेरे पास 4 साइड थी, मुझे आर एल ऑफ ए पता था, मुझे आर एल ऑफ ए जो था वो नोन था, आर एल ऑफ ए इक्वल टू नोन, ये नोन था। बैक साइड मैंने लेवलिंग स्टाफ पे नोट करी, यहाँ से मैं ये मुझे पता था, ये मैंने नोट कर लिया, मैं यहाँ से यहाँ तक आ गया हूँ। यहाँ से यहाँ तक आने के बाद यदि मैं 4 साइड इसमें से माइनस कर दूंगा तो मुझे इस पॉइंट का आरएल मिल जाएगा, आरएल ऑफ सी। मुझे आरएल ऑफ सी मिल गया, अरे डेटम है ना, डेटम से मुझे इस पॉइंट का आरएल मिल गया ना। सो आरएल ऑफ यदि सी मिल गया, अब मेरे को क्या करना है? अब मुझे इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करना है किसी दूसरी पोजीशन पे। ये दूसरी इस पोजीशन पे इस तरीके से मुझे इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करना है कि उस पोजीशन से मैं सी स्टेशन पर रखे स्टाफ पर रीडिंग नोट कर पाऊं, साथ ही मैं बी पर रखे स्टाफ रीडिंग पर भी रीडिंग नोट कर पाऊं। ठीक है, सो ये इंस्ट्रूमेंट की लास्ट रीडिंग थी, इसको मैंने बोला 4 साइड। ये इंस्ट्रूमेंट की नेक्स्ट पोजीशन की फर्स्ट रीडिंग है, इस वजह से मैं इसको बोल रहा हूं इट इज बैक साइड। और ये इंस्ट्रूमेंट की इस पोजीशन की लास्ट रीडिंग है, इसको मैं कह रहा हूं 4 साइड। ठीक है, सो अब मैं इस पॉइंट का आरएल को डिटरमाइन कर पाऊंगा, इस पॉइंट के आरएल को अब मैं क्या कर पाऊंगा? डिटरमाइन कर पाऊंगा। सो इस टाइप की लेवलिंग जहां पर मुझे इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करने की नीड पड़ती है, इस टाइप की लेवलिंग को मैं क्या कहता हूं? डिफरेंशियल लेवलिंग। क्या कह रहा हूं? डिफरेंशियल लेवलिंग। और ये इसलिए शिफ्ट करा क्योंकि ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच का एलिवेशन डिफरेंस काफी ज्यादा था, या ए और बी का जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा था, और हमारे पास जो टेलीस्कोप है इंस्ट्रूमेंट में लगा उसकी रेंज उतनी नहीं थी, उसकी रेंज के बियॉन्ड था। उस वजह से मुझे इंटरमीडिएट पॉइंट पर इंस्ट्रूमेंट को प्लेस करना पड़ेगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है सभी को? बताओ थम्स अप भाई, थम्स अप। सर पॉइंट क्लियर है? हाँ बिल्कुल करेक्ट रोहिणी, करेक्ट। इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज लार्ज देन दैट टाइम वी हैव टू शिफ्ट दी इंस्ट्रूमेंट। यस, आपको शिफ्ट करना पड़ेगा क्योंकि यदि उसकी रेंज के बाहर है टेलीस्कोप की, तब आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर। नाउ थर्ड बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग की। लॉन्गिट्यूडनल, या जिसको हम क्या कहते हैं? प्रोफाइल लेवलिंग। प्रोफाइल लेवलिंग, प्रोफाइल लेवलिंग। या समझ आ रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत कम बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं, क्या बात है? बाकी के बच्चों को समझ नहीं आ रहा है या पढ़ा हुआ है, क्या बात है? हाँ, पढ़ा हुआ है या समझ नहीं आ रहा है? यार एक एक चीज़ समझ में आ रही होगी आई थिंक। मैं जिस हिसाब से समझा रहा हूँ उस हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को एक चीज़ समझ में आ रही होगी। बाकी आप लोग और बताएंगे कमेंट करके कि सर समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। 3-4 बच्चे ही थम्स अप कर रहे हैं, बाकी कर नहीं रहे। लॉन्गिट्यूडनल या प्रोफाइल लेवलिंग, लॉन्गिट्यूडनल या प्रोफाइल लेवलिंग की यदि हम बात करें तो देखिए ये एक डिफरेंशियल लेवलिंग ही है, ये एक डिफरेंशियल लेवलिंग ही है।
सर आपके कारण प्यार हो गया सर्वे से, अच्छा क्या बात है, बहुत बढ़िया, मतलब चीज़ें समझ में आ रही है, चीज़ें समझ में आ रही है, ओके, सभी को समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। नोट, अच्छा नोट्स बना रहे हो, नोट्स तो बनाओ बेटा, बट थोड़ा सा यहाँ रिप्लाई भी कर दो, जिससे मुझे भी तो चीज़ समझ में आ जाए कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। नोट्स बना रहे हैं तो कमेंट नहीं कर पाते हैं, थोड़ा सा नोट्स बनाते बनाते एक इमोजी पे हाथ मार दिया करो, ठीक है। चलिए, कमेंट नहीं करने का बोल रहा हूँ, बस इमोजी कर दो, अभी थम्स अप कर दो, बस बहुत है। लॉन्गिट्यूडनल और प्रोफाइल लेवलिंग की बात करते हैं, ये एक डिफरेंशियल लेवलिंग ही है, ये क्या है, एक डिफरेंशियल लेवलिंग ही है, लेकिन इसको मैं परफॉर्म कर रहा हूँ किसी सेंटर लाइन ऑफ अलाइनमेंट पे, सेंट्रल ऑफ लाइन ऑफ अलाइनमेंट पे परफॉर्म कर रहा हूँ। मतलब मैं इसको समझ लेता हूँ कि मान लीजिए ये एक बड़ी सी रोड है, ये क्या है, एक बड़ी सी रोड है, और मैं गया साइट पर, वहां पर रोड कंस्ट्रक्ट होना थी, वहां पर रोड कंस्ट्रक्ट होना थी। अब मैंने ये देखा कि वहां की ग्राउंड की लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल कैसी है, मतलब रोड के लेंथ के अलोंग प्रोफाइल कैसी है, और रोड के क्रॉस सेक्शन डायरेक्शन में प्रोफाइल कैसी है। तो मैंने ये देखा वहां पर जाके कि जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है वहां पर ग्राउंड में बहुत सारे अंड्यूलेशंस हैं, बट क्रॉस डायरेक्शन में रिलेटिवली फ्लैट ग्राउंड है, ठीक है। क्रॉस डायरेक्शन में मतलब विड्थ वाइज, रोड के विड्थ वाइज फ्लैट है रोड, लेकिन जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में वहां पर अंड्यूलेशन काफी ज्यादा है। इसका मतलब मैं लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में विड्थ के सेंटर पे एक सेंटर लाइन ऑफ अलाइनमेंट ड्रॉ करूंगा, और वहां पर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर मेरे अकॉर्डिंग मुझे लेवल, ग्राउंड के लेवल पे डिसाइड करूंगा मैं कि मुझे लेवलिंग स्टाफ पर रीडिंग 5 मीटर पे लेना है, या 10 मीटर पे लेना है, या 20 मीटर पे लेना है। यदि लेवल में डिफरेंस काफी ज्यादा हुआ तो मैं 5-5 मीटर पे ले लूंगा, यदि मुझे ज्यादा लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में लेवल में डिफरेंस नहीं दिख रहा है तो मैं 10 मीटर्स पे ले लूंगा, क्योंकि अननेसेसरी यदि मैं 5 मीटर पे लेता हूं तो मेरे पास रीडिंग बहुत सारी हो जाएगी और मुझे बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, उसकी नीड नहीं है वहां पे, ठीक है। यदि मुझे थोड़ा और प्रोफाइल फ्लैट दिख रही तो मैं 20 मीटर्स पे ले लूंगा। क्लियर है बात? ओके, सो ये बात समझ में आ गई आपको कि जो सेंटर लाइन ऑफ रोड, सेंटर लाइन ऑफ एनी अलाइनमेंट पे जो मैं डिफरेंशियल लेवलिंग परफॉर्म कर रहा हूं, उस टाइप की लेवलिंग क्या होती है, प्रोफाइल लेवलिंग और लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग। क्या होती है, प्रोफाइल लेवलिंग और लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग। मतलब मान लीजिए कि आपके पास है ए पॉइंट, और ये मैंने बनाया एक सेंटर लाइन ऑफ द रोड। क्या बना दिया मैंने, एक सेंटर लाइन ऑफ द रोड, BCDE, डी तक ही बनाता हूं, चलो ठीक है। ये है सेंटर लाइन ऑफ एनी अलाइनमेंट, या रेलवे, या जो भी आप कैनाल वगैरह, ठीक है, एनी अलाइनमेंट, सेंटर लाइन ऑफ एनी अलाइनमेंट, सेंटर लाइन ऑफ एनी अलाइनमेंट, ठीक है। ओके, नाउ करना क्या है आपको ये करना है कि सबसे पहले तो मान लीजिए कि आपने यहाँ पर रखा इंस्ट्रूमेंट को, ठीक है, यहाँ पर कहीं पर रखा इंस्ट्रूमेंट, सपोज दिस इज पोजीशन 1, दिस इज इंस्ट्रूमेंट पोजीशन 1, ठीक है, लेवल पोजीशन 1, L1। ओके, सबसे पहले आपको लेवलिंग स्टाफ रखना है ए पर। ये मैं टॉप व्यू बता रहा हूँ, ठीक है, ये मैं क्या बता रहा हूँ, टॉप व्यू बता रहा हूँ, ऊपर से आप देख रहे हो, तो ये सेंट्रल लाइन ऑफ रोड है, ये सेंट्रल लाइन ऑफ एनी अलाइनमेंट है। आपने यहाँ पर कहीं पर लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट को प्लेस करा, सबसे पहले आप लेवलिंग स्टाफ को रखोगे ए पर, फिर रीडिंग नोट करोगे, फिर लेवलिंग स्टाफ को यहाँ कहीं पोजीशन पे रखोगे, यहाँ कहीं पोजीशन पे रखोगे, और यहाँ कहीं पोजीशन पे रखोगे, ठीक है। मतलब आपने डिसाइड करा होगा 5 मीटर्स पे लेना है, 10 मीटर्स पे लेना है, 20 मीटर्स पे लेना है। सो आपने क्या करा, सबसे पहले इन सभी पॉइंट्स पर लेवलिंग स्टाफ को रख के रीडिंग नोट कर ली आपने, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कोई पॉइंट है, सपोज वो इस लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन से विजिबल नहीं है, तो उस केस में मुझे इस लेवलिंग स्टाफ को प्लेस करना पड़ेगा किसी दूसरी पोजीशन पे, सपोज दिस इज पोजीशन L2, और इस सेकंड पोजीशन से मुझे अगेन यहाँ पर बी पर भी रीडिंग नोट करना है, ठीक है। बी पर भी क्यों करना है अभी आगे बताऊंगा, कि जहां पर फर्स्ट पोजीशन का एंड पॉइंट होता है वही हमारा सेकंड पोजीशन का स्टार्टिंग पॉइंट बन जाता है, ठीक है। ये बी पर नोट करा हमने, एक यहाँ पर डिफरेंट पॉइंट सिलेक्ट करे और वहां पर रीडिंग नोट कर ली। क्लियर है? उसके बाद फिर मुझे इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करना पड़ेगा, सपोज दिस पोजीशन इज L3, और अगेन यहाँ पर मेरे को क्या करना पड़ेगा, लेवलिंग स्टाफ 5-5 मीटर पे या 10-10 मीटर पे या 20-20 मीटर पे रख करके यहाँ पर सारे पॉइंट्स का एलिवेशन डिटरमाइन करना पड़ेगा, ठीक है। सारे पॉइंट का एलिवेशन में डिटरमाइन कर चुका हूं, इसका मतलब मैं एक तरीके से क्या डिफरेंशियल लेवलिंग परफॉर्म करा है, बट मैंने यहाँ पर लेवलिंग स्टाफ को कहाँ रखा है, सेंटर लाइन के अलोंग रखा है, ठीक है। इस वजह से इस टाइप की लेवलिंग को मैं क्या कहता हूँ, लॉन्गिट्यूडनल और प्रोफाइल लेवलिंग। क्लियर है बात? अब चौथी लेवलिंग की मैं बात करता हूँ, वो है क्रॉस लेवलिंग।
क्या है, क्रॉस लेवलिंग या क्रॉस सेक्शनिंग, क्रॉस लेवलिंग और क्रॉस सेक्शनिंग, क्रॉस लेवलिंग और क्रॉस सेक्शनिंग। अभी मैंने ये देखा था कि मैंने जो सेंटर लाइन ली है वो अलोंग दी लेंथ ली है, मैंने विड्थ वाइज जो है वो लेवलिंग परफॉर्म नहीं करी। क्यों? क्योंकि विड्थ वाइज रिलेटिवली फ्लैट ग्राउंड था। लेकिन मान लीजिए कि विड्थ वाइज भी आपके पास ग्राउंड में अंड्यूलेशन है, लॉन्गिट्यूडनल वाइज तो है ही, साथ में विड्थ वाइज भी है, उस केस में आपको लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग के साथ साथ क्रॉस लेवलिंग भी परफॉर्म करना पड़ेगा। इसका मतलब आपको क्रॉस डायरेक्शन में भी, क्रॉस डायरेक्शन में भी क्या होगा, आपको क्रॉस डायरेक्शन में भी लेवलिंग स्टाफ को रख के रीडिंग नोट करना पड़ेगी। ठीक है, आई थिंक समझ गए ये वाला पॉइंट। क्रॉस डायरेक्शन में भी हमें करना है, तो इसका डायग्राम बनाने की नीड नहीं है। फिर फिफ्थ पॉइंट मैं कह रहा हूं यहां पर आपको, फिफ्थ टाइप जो है वो है फ्लाई लेवलिंग। क्या है वो? फ्लाई लेवलिंग। अब ये फ्लाई लेवलिंग क्या होता है ये हम समझ लेते हैं। फ्लाई लेवलिंग क्या है, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है आपके पास बेंचमार्क, ये पॉइंट क्या है आपके पास बेंचमार्क, और यहां से कहीं पर सेंट्रल लाइन ऑफ अलाइनमेंट चालू हो रहा है, पॉइंट ए बी सी एंड डी, ए बी सी एंड डी। ठीक है, ए बी सी एंड डी, ये सर गेट 2021 का क्रैश कोर्स देखा था पहले। ओके, सो ए बी सी डी। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको इस पॉइंट ए को ज्वाइन करना है इस बेंचमार्क से। ज्वाइन करने का मतलब क्या है सर? ज्वाइन करने का मतलब ये है कि आपको ए पॉइंट का आरएल डिटरमाइन करना है इस बेंचमार्क के रेफरेंस से, इस बेंचमार्क के रेफरेंस से। तो क्या करोगे आप? सबसे पहले देखो, आप यहां पर कहीं इंस्ट्रूमेंट को प्लेस कर रहे होगे, इंस्ट्रूमेंट प्लेस करने के बाद लेवलिंग स्टाफ को सबसे पहले रखोगे आप बेंचमार्क पर। बेंचमार्क पर आप फर्स्ट रीडिंग नोट करोगे इंस्ट्रूमेंट की, जो कि क्या कहलाती है? बैक साइड कहलाती है। उसके बाद यदि आप लेवलिंग स्टाफ को ए पर रख पा रहे हो और इस इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन से रीडिंग नोट कर पा रहे हो तो ठीक है। और यदि आप नहीं कर पा रहे हो, उस वजह से मुझे यहां पर एक डिफरेंशियल लेवलिंग परफॉर्म करना पड़ेगा, जो मुझे बेंचमार्क और स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अलाइनमेंट को कनेक्ट करेगा। और उस टाइप की डिफरेंशियल लेवलिंग को मैं क्या कहूंगा? फ्लाई लेवलिंग कहूंगा। उस टाइप की डिफरेंशियल लेवलिंग को क्या कहूंगा? फ्लाई लेवलिंग कहूंगा। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि मैंने यहां पर कई इंस्ट्रूमेंट प्लेस करा, सपोज L1, यहां पर फर्स्ट रीडिंग मैंने बेंचमार्क पे नोट करी, सेकंड रीडिंग मैंने किसी एक दूसरे पॉइंट पर नोट करी। तो फर्स्ट रीडिंग जो बेंचमार्क पे मैं नोट कर रहा हूं उसको मैं क्या कहता हूं? उसको मैं कहता हूं बैक साइड। और जो लास्ट रीडिंग होती है मैं उसको क्या कहता हूं? फोर साइड। ठीक है, इसके बाद मैंने इंस्ट्रूमेंट कहीं यहां पर प्लेस करा, इंस्ट्रूमेंट कहीं यहाँ पर प्लेस करा, सपोज दिस इज L2 पोजीशन, मुझे अगेन यहाँ पर रीडिंग लेना है, और उसके बाद कहीं मैंने दूसरा पॉइंट सिलेक्ट करा, वहाँ पर रीडिंग ली। ठीक है, इसके बाद मैंने इंस्ट्रूमेंट को फिर शिफ्ट करा, यहाँ पर रखा पोजीशन L3, फर्स्ट रीडिंग यहाँ पर ली, लास्ट रीडिंग मैंने यहाँ पर ली। तो यहाँ पर ही मुझे फोर साइड भी देखने को मिल रही है, बैक साइड भी देखने को मिल रही है, यहीं पर मुझे फोर साइड भी देखने को मिल रही है और बैक साइड भी देखने को मिल रही है, और यहाँ पर मुझे फोर साइड देखने को मिल रही है। मतलब कि यहां पर मैंने एक डिफरेंशियल लेवलिंग परफॉर्म करा है। ए पॉइंट जो कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अलाइनमेंट था, ये क्या है हमारे पास? ए पॉइंट जो है वो क्या है? स्टार्ट पॉइंट ऑफ एनी अलाइनमेंट, स्टार्ट पॉइंट ऑफ एनी अलाइनमेंट। मतलब मेरे पास स्टार्ट पॉइंट ये था, मुझे इसका आरएल डिटरमाइन करना था, तो इसके आरएल को, इसके मतलब इस पॉइंट को मैंने बेंचमार्क से कैसे कनेक्ट करा? यहाँ पर एक डिफरेंशियल लेवलिंग परफॉर्म कर ली। ठीक है, और मैंने डिटरमाइन कर लिया आरएल ऑफ ए। क्या डिटरमाइन कर लिया? आरएल ऑफ ए। यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली है, और वो ये है कि यहाँ पर मुझे केवल आरएल ऑफ ए से मतलब है, मुझे इंटरमीडिएट पॉइंट के आरएल से मतलब नहीं है। इसका ये मतलब है कि मैं केवल बैक साइड और फोर साइड लूंगा, मैं कहीं पर भी इंटरमीडिएट साइड नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे इन बिटवीन पॉइंट के आरएल से कोई मतलब नहीं है, मुझे केवल आरएल ऑफ ए को डिटरमाइन करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इंटरमीडिएट साइड कुछ भी नहीं लेने वाला हूँ, केवल और केवल बैक साइड, फोर साइड, बैक साइड और फोर साइड में लूंगा। तो ये एक डिफरेंशियल लेवलिंग है, इस टाइप की है जिसमें इंटरमीडिएट साइड का कोई रोल नहीं होता है। इस टाइप की लेवलिंग को कहता हूं मैं फ्लाई लेवलिंग। पॉइंट क्लियर? थम्स अप, थम्स अप। नेक्स्ट, सिक्स्थ, चेक लेवलिंग।
सिक्स्थ, चेक लेवलिंग। अब इस पॉइंट को मैं समझता हूं, ए बी सी एंड डी, ए बी सी डी, और सपोज यहां पर ये पॉइंट आ गया ई, यहां पर ये पॉइंट आ गया ई। देखिए अब यहां पर मैं फ्लाई लेवलिंग ही परफॉर्म करने वाला हूं। चेक लेवलिंग क्या होता है, नाम से लग रहा है चेक करना है एक्यूरेसी ऑफ वर्क को, एक्यूरेसी ऑफ वर्क को चेक करना है। अक्सर अगर आईएएस लेकर करेंगे तो फास्ट हो जाएगा रीडिंग, अगर आईएएस लेके करोगे तो स्लो हो जाएगा। इंटरमीडिएट साइड लेकर के करोगे तो रीडिंग्स बढ़ जाएगी, स्लो हो जाएगी प्रोसेस। हमें इंटरमीडिएट साइड से मतलब नहीं, हमें केवल इसके आरएल से मतलब है, तो हम इंटरमीडिएट साइड नहीं लेंगे तो फास्ट हो जाएगी प्रोसेस, ठीक है। सो यहां पर हमें क्या करना है, देखिए आपको क्या करना है, ये है आपके पास अगेन सेंटर लाइन ऑफ एनी अलाइनमेंट, सेंटर लाइन ऑफ एनी अलाइनमेंट। आपने क्या करा होगा, आपने यहाँ पर कोई एक लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग परफॉर्म कर ली, लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग परफॉर्म कर ली मतलब ये वाला पोर्शन आपने यहाँ पर ऑलरेडी कर लिया है। मतलब आपके पास आर एल ऑफ ए के रिस्पेक्ट में आर एल ऑफ ई का मतलब आर एल ऑफ ए था और आप आर एल ऑफ ई जो है वो डिटरमाइन कर चुके हो, ठीक है। आर एल ऑफ ई जो है वो डिटरमाइन कर चुके हो। अब आपको चेक करना है कि यहाँ पे जो आर एल ऑफ ई आपने डिटरमाइन करा है वो करेक्ट है या नहीं है, ये मुझे चेक करना है। तो चेक लेवलिंग में मैं क्या करता हूँ, चेक लेवलिंग में मैं एक फ्लाई लेवलिंग परफॉर्म करता हूँ। चेक लेवलिंग क्या, एक फ्लाई लेवलिंग है जो किसी और पाथ से इस पॉइंट के आर एल को डिटरमाइन करेगी, किसी और पाथ से ई पॉइंट के आरएल को डिटरमाइन करेगी। इसका मतलब क्या कि एक तो ये पाथ था जो आपने फॉलो करा और आरएल ऑफ ई डिटरमाइन कर लिया, अब आप किसी दूसरे पाथ से जा करके इस आर एल ऑफ ई को डिटरमाइन करोगे। तो मुझे एक चीज ये बताओ, यदि यहाँ पर कोई पॉइंट है, यहाँ पर मेरे पास एक ग्राउंड पे पॉइंट है, मैं यदि वहां से घूमते हुए आ रहा हूँ और यहाँ इस पॉइंट का आर एल डिटरमाइन कर रहा हूँ, या मैं यहाँ से घूमते हुए आ रहा हूँ और इस पॉइंट का आर एल डिटरमाइन कर रहा हूँ, तो आर एल में कोई चेंज देखने को मिलेगा क्या? नहीं, ग्राउंड पॉइंट तो वही है, उसकी हाइट तो MSL से उतनी है, तो मैं किसी भी रूट से आऊँ मुझे RL तो उतना ही मिलने वाला है। तो मैं इस रूट से गया और मुझे यहाँ से RL ऑफ E मिल गया। अब मैंने चेक करा तो यहाँ पर एक लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट रखा सपोज L1, और यहाँ पर रीडिंग मैंने नोट कर ली बैक साइड, और यहाँ पर रीडिंग कहीं पर नोट करी मैंने फोर साइड, ठीक है। फिर लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट को मैंने यहाँ प्लेस करा और यहाँ पर मैंने इसी पॉइंट पर ले ली बैक साइड और इस पॉइंट पर मैंने क्या ले लिया, फोर साइड। फिर मैंने लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट को कहीं यहाँ पर रखा L3 पोजीशन, इस पॉइंट पे ले लिया मैंने बैक साइड और यहाँ पर ले लिया मैंने फोर साइड। सो मैं एक दूसरे पाथ के थ्रू क्या ये डिटरमाइन कर सकता हूँ RL ऑफ E, और ये RL ऑफ E जो है, RL ऑफ E जो है वो मैंने दूसरे पाथ से डिटरमाइन कर लिया, वो पहली रीडिंग के साथ क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक फ्लाई लेवलिंग परफॉर्म करी। फ्लाई लेवलिंग इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहाँ पर भी मैंने कोई इंटरमीडिएट साइड नहीं यूज करी है, ठीक है, कोई इंटरमीडिएट साइड नहीं ली है। क्यों? क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है कि मैं यहाँ पर कोई बीच के इंटरमीडिएट पॉइंट का RL डिटरमाइन करूँ। मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मैं ई पॉइंट का RL डिटरमाइन करूँ और उसको चेक करूँ कि वो मैंने करेक्ट करा है या नहीं करा है, ये मेरी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने एक चेक लेवलिंग समझ में आ गया आप लोगों को, एक फ्लाई लेवलिंग है जिसके थ्रू मैं RL ऑफ E को डिटरमाइन कर रहा हूँ दूसरे पाथ से। चेक लेवलिंग आप लोगों को क्लियर है? तो ठीक है, यहां पर ये खत्म हो गई। अब मैं बात करूंगा नेक्स्ट रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग की बाद में। अभी ये बताओ ये चीज क्लियर है, फिर उसके बाद मैं आता हूं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो बना दो भाई थम्स अप, बना दो थम्स अप, थम्स अप बना दो भाई, सभी थम्स अप बना दो। और सेशन समझ में आ रहा है तो लाइक करते चलो, सेशन यदि समझ में आ रहा है तो लाइक करते चलो। अरे भाई मीन सी लेवल मतलब होता क्या है, कौन डिसाइड करता है, MSL, ये सब अभी हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, स्टार्टिंग में हमने डिस्कस करा, आपने सेशन बाद में चालू करा। कौन डिसाइड करता है? एजेंसीज, गवर्नमेंट एजेंसीज देखती है उसका डेटा, 19 ईयर्स के डेटा को एनालाइज करती, गवर्नमेंट एजेंसीज एनालाइज करती है, वो बताती है कि यहाँ का जो RL है वो कितना है,
MSL का जो लेवल है वो कितना है, और उसके बेसिस पर जो डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसी हैं वो GTS बेंचमार्क इस्टेब्लिश करती है, और फिर उसके बेसिस पर परमानेंट बेंचमार्क इस्टेब्लिश होता है जो कि और डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसीज करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ लेवलिंग की। अब हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ लेवलिंग की। दो टाइप की मेथड हमें यहां पर देखना है। फर्स्ट मेथड हमें देखना है HI मेथड, जिसको हम क्या कहते हैं, लाइन ऑफ कॉलिमेशन मेथड भी कहते हैं, नॉट लाइन ऑफ कॉलिमेशन, कॉलिमेशन मेथड, कॉलिमेशन मेथड, और या हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं इसको, ठीक है। और सेकंड हम देखेंगे राइज एंड फॉल मेथड, राइज एंड फॉल मेथड। हर मेथड का अपना अपना इंपॉर्टेंस है, हर मेथड का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। देखते हैं क्या है, पहले समझते हैं कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, जिसको हम कॉलिमेशन मेथड कह रहे हैं, वो है क्या, ये समझते हैं सबसे पहले। एक डायग्राम से मैं समझाता हूं आप लोगों को। सबसे पहले हेडिंग यहां पर डाल दो आप, HI मेथड, HI मेथड। ये है आपके पास एक ग्राउंड लेवल, ये एक है ग्राउंड लेवल, ठीक है। चलो थोड़ा सा ऊपर बना देता हूं, ये ग्राउंड लेवल है, और ये है आपके पास डेटम। यहां पर है आपके पास बेंचमार्क, और RL ऑफ बेंचमार्क आपको क्या होता है, नोन होता है। RL ऑफ बेंचमार्क नोन। यहां पर कहीं आपने रखा है इंस्ट्रूमेंट को, यहां पर मैंने क्या रख दिया, इंस्ट्रूमेंट को रख दिया। अब लेवलिंग स्टाफ में रखूंगा बेंचमार्क पर, लाइन ऑफ कॉलिमेशन की करेस्पॉन्डिंग रीडिंग नोट कर लूंगा। इंस्ट्रूमेंट की फर्स्ट रीडिंग है, इसका मतलब दिस इज बैक साइड, इसको मैं कह देता हूं बैक साइड 1। क्या कह देता हूं, बैक साइड 1। क्लियर, बैक साइड 1, ओके। देन suppose this station is one station, suppose there is another station 2, और यहाँ पर मैं लेवलिंग स्टाफ को प्लेस कर दूंगा, ठीक है। लाइन ऑफ कॉलिमेशन की करेस्पॉन्डिंग यहाँ पर मैं रीडिंग नोट कर लूँगा। सपोज कि यहाँ पर आपके पास जो रीडिंग आई है वो है आपके पास इंटरमीडिएट साइड। क्यों मैं सपोज बोल रहा हूँ, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट की लास्ट रीडिंग नहीं है, इंस्ट्रूमेंट की लास्ट रीडिंग नहीं है, ओके। यहाँ पर मैंने थर्ड स्टेशन सिलेक्ट करा, स्टेशन 3, लेवलिंग स्टाफ को प्लेस करा, और यहाँ पर इसी इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन से मैंने यहाँ पर ले ली 4 साइड 1। क्या ले लिया, 4 साइड 1। ये इंस्ट्रूमेंट की लास्ट रीडिंग थी, इस वजह से मैंने इसको 4 साइड बोल दिया। अब मुझे क्या करना है, इस पॉइंट का RL डिटरमाइन करना है। दिस इज स्टेशन 4। मैं यहाँ पर लेवलिंग स्टाफ को रखूँगा, मैं रीडिंग नहीं नोट कर पा रहा हूँ। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है ग्राउंड का जो अंड्यूलेशंस है वो बहुत ज़्यादा है। ग्राउंड में अंड्यूलेशंस क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर ग्राउंड का लेवल ज़्यादा है, इस वजह से मैं इस इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन से इस लेवलिंग स्टाफ पे रीडिंग नोट नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो इस केस में मुझे इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करना पड़ेगा, और इंस्ट्रूमेंट को मैंने उठा करके रख दिया यहाँ पर। इंस्ट्रूमेंट को मैंने यहाँ पर उठा के रखा। अगेन मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर रीडिंग नोट करना पड़ेगी। पहली रीडिंग बैक साइड 2 किस स्टेशन पे करना है, उसी स्टेशन पे करना है जिस स्टेशन पे पहले इंस्ट्रूमेंट से मैंने लास्ट रीडिंग ली है। मतलब स्टेशन 3 पर ही मुझे 4 साइड भी लेना है इस इंस्ट्रूमेंट से, और मुझे स्टेशन 3 पर ही बैक साइड लेना है इस इंस्ट्रूमेंट से।
क्लियर है बात। उसके बाद मुझे यहाँ पर लेवलिंग स्टाफ को रखना है किसी दूसरे स्टेशन पर और यहाँ पर मुझे रीडिंग नोट कर लेना है। सपोज दिस रीडिंग इज इंटरमीडिएट साइड 2 और यहाँ पर आपके पास एक और स्टेशन है, यहाँ पर आपके पास एक और स्टेशन है, सपोज दिस स्टेशन इज 5 और यहाँ पर मैंने लेवलिंग स्टाफ रखा और लाइन ऑफ कॉलिमेशन के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर रीडिंग मैंने नोट कर ली। सपोज इट इज 4 साइड 2, इट इज 4 साइड 2 और आपको अब डिटरमाइन क्या करना है, आपको डिटरमाइन करना है आरएल ऑफ डिफरेंट स्टेशंस। आरएल ऑफ स्टेशन 1 तो आपके पास है नोन, आपको आरएल ऑफ 2, आरएल ऑफ 3, आरएल ऑफ 4, आरएल ऑफ 5 को डिटरमाइन करना है। ठीक है, करते हैं डिटरमाइन। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट की। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या? हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मतलब कि इसकी डेटम से हाइट, इंस्ट्रूमेंट की डेटम से हाइट, इंस्ट्रूमेंट के लाइन ऑफ कॉलिमेशन की डेटम से हाइट। देखिए, आरएल ऑफ बेंचमार्क आपको नोन है, मतलब यहां से यहां तक की हाइट आपके पास है। इसके ऊपर रखा मैंने लेवलिंग स्टाफ को, फर्स्ट रीडिंग नोट करी बैक साइड 1। अब मुझे ये इंस्ट्रूमेंट की हाइट डिटरमाइन करना है, मतलब इंस्ट्रूमेंट के लाइन ऑफ कॉलिमेशन की हाइट डिटरमाइन करना है डेटम से। सो मैं क्या करने वाला हूं, मैं करने वाला हूं आरएल ऑफ बेंचमार्क प्लस बैक साइड 1 विच इज इक्वल टू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। सो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट की 2 पोजीशन है, तो मैं पहली पोजीशन की हाइट को लिख देता हूं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट 1। ठीक है, यहां पर ये जो हाइट है दिस इज हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट 1, ये जो हाइट है दिस इज हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट 2। ठीक है, सो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट 1 के लिए मैं क्या बोलूंगा, इट इज आरएल ऑफ बेंचमार्क प्लस बैक साइड 1, आरएल ऑफ बेंचमार्क प्लस बैक साइड 1, ये मुझे मिल गया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट फर्स्ट मिल चुका है मेरे पास, देखते जाइएगा, यहाँ पर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ चुका है मेरे पास। अब मुझे डिटरमाइन करना है आरएल ऑफ 2, तो ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से यदि मैं इंटरमीडिएट साइड 1 माइनस कर दूँ तो क्या मुझे आरएल ऑफ 2 मिल जाएगा। इस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से यदि मैं 4 साइड 1 माइनस कर दूँ तो मुझे आरएल ऑफ 3 मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। यहाँ पर मैं वही चीज़ लिख देता हूँ कि आरएल ऑफ 2 कितना होगा आरएल ऑफ 2 होगा मेरे पास हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट 1 माइनस इंटरमीडिएट साइड 1, ये आ गया मेरे पास क्या, आरएल ऑफ 2। सिमिलरली यदि मैं आरएल ऑफ 3 डिटरमाइन करूं तो आप बोलोगे सर आरएल ऑफ स्टेशन 3 जो होगा वो होगा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट 1 माइनस 4 साइड 1, क्लियर? बोलो इतने बात समझ में आई? आरएल ऑफ 1 समझ, 1 तो गिवन था, 2 समझ में आया, 3 समझ में आया। बोलो थम्स अप करके सर ये बात क्लियर है, हमें ये बात क्लियर है, ये 3 फॉर्मूले हमें समझ में आ गए। देन आगे देखते हैं, या पहले ये कंफर्म कीजिए ये क्लियर है सर? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है? यस, क्लियर है, ये बात क्लियर है, बिल्कुल बिल्कुल ओके। चलिए अब मैं आगे देखता हूं, अब मैं आगे क्या देख रहा हूं, अब मुझे देखो इंस्ट्रूमेंट की इस पोजीशन से मैंने बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड, 4 साइड तीनों रीडिंग ली थी, तीनों का यूज हो गया है यहाँ पे। अब इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट हो गया, शिफ्ट होने के बाद इंस्ट्रूमेंट की हाइट जो है वो चेंज हो गई, तो अब मुझे न्यू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालना पड़ेगा, मतलब मुझे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट 2 डिटरमाइन करना है। 1 तो मैंने डिटरमाइन कर लिया था, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट 2 डिटरमाइन करना है। हाइट ऑफ 2 के लिए मेरे पास क्या आरएल ऑफ 3 आ चुका है, देखिए आरएल ऑफ 3 आ चुका है मेरे पास। यदि मैं आरएल ऑफ 3 में बैक साइड 2 ऐड कर दूं, आरएल ऑफ 3 में जो कि यहाँ से यहाँ तक है, यदि इसमें मैं बैक साइड 2 ऐड कर दूं तो मुझे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट 2 मिल गया। ठीक है, वही चीज़ मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ, क्या लिखते हैं यहाँ पर लिखते हैं आरएल ऑफ 3 एंड प्लस बैक साइड 2 प्लस बैक साइड 2, दिस इज हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट 2, दिस इज हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट 2। ठीक है, अब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट 2 आ चुका है आपके पास, और आरएल ऑफ 4 डिटरमाइन करना है, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट 2 में से यदि आप इंटरमीडिएट साइड 2 माइनस कर देंगे तो आरएल ऑफ 4 आ गया आपके पास। और सिमिलरली हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से यदि आप 4 साइड 2 माइनस कर देंगे तो आरएल ऑफ स्टेशन 5 आ गया, वही चीज़ मैं यहाँ लिख देता हूँ। सो आरएल ऑफ स्टेशन 4 विच इज इक्वल टू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट 2 माइनस इंटरमीडिएट साइड 2 and RL of 5 equal to height of instrument 2 minus 4 side 2. So इस तरीके से मैंने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से सारे पॉइंट्स के RL डिटरमाइन कर लिए, 1 2 3 4।
ठीक है। टोटल 5 स्टेशन थे, पहले स्टेशन का आरएल आपको गिवन था, बाकी के 4 स्टेशन का आरएल आपको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से डिटरमाइन करना था, मैंने ये यहाँ पर डिटरमाइन कर लिया। क्लियर है बात, सभी को समझ में यहाँ तक आ गया है। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ चेक की, यहाँ पे मैं चेक की बात करता हूँ, तो चेक मुझे अप्लाई करना है, और वो चेक क्या है, यहाँ पर चेक ये होता है कि जो समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर साइड होता है वो लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल के इक्वल होना चाहिए। किसके इक्वल? लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल के। यदि समेशन ऑफ बैक साइड माइनस फोर साइड लास्ट आरएल और फर्स्ट आरएल के इक्वल है, इसका मतलब ये है कि मेरा जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो करेक्ट है, मेरा जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो करेक्ट है। यदि मैंने स्टाफ की रीडिंग नोट करने में कहीं एरर करी है तो वो एरर यहाँ से पता नहीं चलेगी, मुझे बस यहाँ से ये चीज़ पता चल रही है कि जो मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन करी है वो करेक्ट है। ये चीज़ मुझे क्लियर है। तो चेक क्या है? समेशन ऑफ बैक साइड माइनस फोर साइड इक्वल टू लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल। ठीक है, अब इसकी कुछ जो टेबल है वो कुछ इस तरीके से बनाते हैं कि यहाँ पर लिखते हैं हम सबसे पहले स्टेशन, उसके बाद हम लिखते हैं बैक साइड, then intermediate side, then four side, then height of instrument, then RL and remark। ये इसकी टेबल होती है। फर्स्ट स्टेशन, पहला स्टेशन, पहले स्टेशन का रिमार्क क्या हो जाएगा? बेंचमार्क। इसका आरएल क्या है? नोन है। तो फर्स्ट स्टेशन रिमार्क बेंचमार्क, आरएल जो है वो नोन है। सपोज यहाँ पर मैं नोन वैल्यू है तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ के मतलब नोन है। ठीक है, के मतलब नोन है। ठीक है, के मतलब नोन है। और बैक साइड वन, स्टेशन फर्स्ट पे ली थी हमने बैक साइड वन। ठीक है, बैक साइड वन हमने ली थी फर्स्ट पे, ये हमने लिख दिया। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हम निकाल चुके हैं, आरएल ऑफ बेंचमार्क प्लस बैक साइड। ठीक है, आरएल ऑफ बेंचमार्क जो हमने लिया वो के लिया, मतलब यहाँ पर चलो मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ? आरएल ऑफ बेंचमार्क ही लिख देता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या आया हमारे पास? आरएल ऑफ बेंचमार्क प्लस बैक साइड। ठीक है, ये यहाँ पर लिख देंगे हम। सेकंड स्टेशन पर हमने क्या लिया है? सेकंड स्टेशन पर हमने लिया इंटरमीडिएट साइड। सो सेकंड स्टेशन पर हम इंटरमीडिएट साइड के कॉलम में लिख देंगे इंटरमीडिएट साइड वन। थर्ड स्टेशन पर हमने क्या लिया है? थर्ड स्टेशन पर हमने लिया है फोर साइड वन। सो फोर साइड वाले कॉलम में लिख देंगे फोर साइड वन। उसके बाद थर्ड स्टेशन पर ही हमने बैक साइड टू भी लिया है, तो यहाँ पर हम बैक साइड टू भी लिख देंगे बैक साइड वाले कॉलम पे, बैक साइड टू। और इस पोजीशन के बाद इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट हुआ, इसका मतलब जो स्टेशन 3 है वो आपका चेंज पॉइंट है, तो स्टेशन 3 पर हम यहाँ लिख देंगे चेंज पॉइंट 1। यदि बहुत सारे चेंज पॉइंट है तो चेंज पॉइंट 1, चेंज पॉइंट 2, और यदि एक ही है तो केवल चेंज पॉइंट भी हम लिख सकते हैं, सीपी। ठीक है, चेंज पॉइंट। ओके, फिर यहाँ पर हम बात करते हैं स्टेशन 4 की। स्टेशन 4 पर हमने जो लिया है वो लिया है इंटरमीडिएट साइड 2। सो हम यहाँ पर लिख देते हैं इंटरमीडिएट साइड वाली कॉलम में इंटरमीडिएट साइड 2। ठीक है, फिर हम यहाँ पर लिख रहे हैं स्टेशन 5th पे हमने जो कि लिया है वो लिया है फोर साइड 2। सो हम यहाँ पर लिख देते हैं फोर साइड वाले कॉलम में फोर साइड 2। ठीक है, अब डिफरेंट आरएल जो हमने डिटरमाइन करा है, तो आरएल ऑफ 2 आप डिटरमाइन कर चुके हो, यहाँ पर लिख दीजिएगा। आरएल ऑफ 3 हम डिटरमाइन कर चुके हैं, यहाँ लिख दीजिएगा। आरएल ऑफ 4 हम डिटरमाइन कर चुके हैं, यहाँ लिख दीजिएगा। 5 यहाँ पर एक हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट भी चेंज आएगा जिसको हम बोल देते हैं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट 2। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट 1। क्लियर है? सो इस तरीके से हम क्या करते हैं, टेबल को फिल कर लेते हैं, और ये टेबल के थ्रू भी हम आरएल को क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। कंसेप्ट ये रहा आपके सामने। फाइनली चेक कर लेंगे आप, यहाँ पर क्या चेक करेंगे आप समेशन ऑफ बैक साइड एंड समेशन ऑफ फोर साइड आप यहाँ पर डिटरमाइन करोगे। समेशन ऑफ फोर साइड वो लास्ट आरएल और फर्स्ट आरएल, सॉरी नॉट दिस पॉइंट, लास्ट आरएल और फर्स्ट आरएल के डिफरेंस के इक्वल आना चाहिए। क्लियर है? डिफरेंस के इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ से हमने चेक कर लिया इसको। क्लियर? तो यहाँ पर ये मेथड जो है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड वो कंप्लीट होती है। यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, फिर मैं बताता हूँ आपको सेकंड राइज एंड फॉल मेथड।
नाउ सेकेंड मेथड, राइज एंड फॉल मेथड। देखिए राइज एंड फॉल मेथड, दो डायग्राम बनाता हूं यहां पर। सबसे पहले मैं डायग्राम बना रहा हूं कुछ ऐसा, दिस इज डेटम, दिस इज बेंचमार्क, दिस इज आरएल ऑफ बेंचमार्क, जो कि क्या है, नोन है हमें। ये रखा मैंने इंस्ट्रूमेंट यहां पर, इंस्ट्रूमेंट से ली फर्स्ट रीडिंग बैक साइड 1, और किसी स्टेशन 2 पर यहाँ पर लेवलिंग स्टाफ रख करके रीडिंग नोट कर ली। सपोज दिस रीडिंग इज 4 साइड 1, दिस रीडिंग इज 4 साइड 1, ठीक है। ये स्टेशन 1 था आपके पास। आप अब क्या करो, आप बैक साइड में से 4 साइड रीडिंग को माइनस कर दो। क्या कर दो, बैक साइड रीडिंग में से 4 साइड रीडिंग को माइनस कर दो। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको समझ में आ रही होगी कि जो बैक साइड 1 है वो रीडिंग ग्रेटर है एज कंपेयर टू 4 साइड 1, ठीक है। बैक साइड 1 रीडिंग जो आई है लेवलिंग स्टाफ पर, इस रीडिंग को आप इससे कंपेयर करोगे तो ये रीडिंग ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में, ये रीडिंग ज़्यादा है। और यदि आप बैक साइड में से 4 साइड रीडिंग को माइनस कर दोगे, मतलब ये इतनी रीडिंग में से आप इतना पोर्शन माइनस कर दोगे, तो क्या ये वाला पोर्शन मिलेगा आपको। और यदि ये पोर्शन मिल रहा है और आपके पास बैक साइड में से 4 साइड माइनस करने पर आंसर पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब ये डिफरेंस आ रहा है, ये आंसर पॉजिटिव आ रहा है, ये डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक ग्राउंड की प्रोफाइल में क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। ग्राउंड की प्रोफाइल में क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। मतलब ग्राउंड की प्रोफाइल 1 स्टेशन से 2 स्टेशन तक गई तो कितना राइज हुआ, ये इतना राइज हुआ, दिस इज राइज। ये बात क्लियर है। इतना ग्राउंड में क्या हुआ, राइज देखने को मिला आपको। तो आपने क्या करा, आपने सबसे पहले बैक साइड 1 माइनस 4 साइड 1 करा, आंसर आया पॉजिटिव, तो आपने क्या बोला, इट इज राइज, ये राइज है। मतलब कि ए स्टेशन से बी स्टेशन पर जाने पर ग्राउंड की प्रोफाइल में क्या दिख रहा है आपको, इंक्रीमेंट होते हुए दिख रहा है, ग्राउंड की प्रोफाइल बढ़ती हुई दिख रही है, राइज दिख रहा है आपको। ये बात मुझे क्लियर है, ठीक है, ओके। यदि मैं इसी का जस्ट रिवर्स बनाऊं, इसी का जस्ट रिवर्स बना दिया मैंने, ये बना दिया, दिस इज डेटम, दिस इज आरएल ऑफ, दिस इज बेंचमार्क, आरएल ऑफ बेंचमार्क, ये रखा हमने यहां पर इंस्ट्रूमेंट, यहां पे रखा लेवलिंग स्टाफ, रीडिंग नोट करी, यहां पे रखा लेवलिंग स्टाफ, रीडिंग नोट करी। दिस इज स्टेशन 1, दिस इज स्टेशन 2, यहाँ पर सपोज इट इज बैक साइड 1, यहाँ पर आया 4 साइड 1। यदि मैं यहाँ पर कंपेयर कर रहा हूँ इसको, तो बैक साइड 1 जो है वो लेस देन है 4 साइड 1 से। यदि मैं बैक साइड 1 में से 4 साइड 1 माइनस करता हूँ तो आंसर नेगेटिव आएगा, जो मुझे लिखना है फॉल में। इसका मतलब ए पॉइंट जो है वो बी पॉइंट के कंपैरिजन में ऊपर है, और ए से 1 से 2 तक जाने पर, नॉट ए, 1 से 2 तक जाने पर मुझे ग्राउंड की प्रोफाइल में जो स्लोप दिख रहा है वो डाउनवर्ड स्लोप दिख रहा है, मतलब कि ग्राउंड की प्रोफाइल जो है वो फॉल हो रही है। तो यदि मैं बैक साइड में 1 में से 4 साइड को माइनस करने वाला हूँ तो मुझे दिखेगा कि ये जो आंसर आएगा, ये कितना आंसर आएगा मेरे पास, ये मेरे पास आंसर ये यहाँ से यहाँ तक आने वाला है, और इसको मैं कह रहा हूँ कि ग्राउंड की प्रोफाइल में इतना फॉल हुआ है, ठीक है। इस रीडिंग में से मैंने ये रीडिंग माइनस करी, या इसका उल्टा बोल दूं कि इस वाली रीडिंग में से मैंने ये रीडिंग माइनस करी तो ये आंसर आया, मतलब इतना फॉल हुआ है। करना क्या है, प्रीसीडिंग रीडिंग में से फॉरवर्ड रीडिंग को माइनस करना है। आंसर पॉजिटिव आएगा तो राइज है, आंसर नेगेटिव आएगा तो फॉल। क्लियर। अब बस ऐसे ही आपको राइज भी निकाल लेना है, ऐसे ही आपको फॉल भी निकाल लेना है। अब मुझे मान लो कि आरएल ऑफ 2 डिटरमाइन करना है। क्या डिटरमाइन करना है, आरएल ऑफ 2। सो आरएल ऑफ 2 यदि मुझे डिटरमाइन करना है, आरएल ऑफ बेंचमार्क मेरे पास अवेलेबल है और राइज में निकाल चुका हूं, तो आरएल ऑफ बेंचमार्क प्लस राइज क्या मुझे आरएल ऑफ 2 दे देगा, आरएल ऑफ बेंचमार्क प्लस राइज क्या मुझे आरएल ऑफ 2 दे देगा। सो मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ कि आरएल ऑफ बेंचमार्क प्लस राइज ये मुझे क्या दे देगा, आरएल ऑफ 2। और यहां पे देखिए आरएल ऑफ बेंचमार्क, आरएल ऑफ बेंचमार्क मेरे पास है, बैक साइड माइनस 4 साइड करके मैं फॉल डिटरमाइन कर चुका हूं। सो आरएल ऑफ बेंचमार्क में से यदि मैं फॉल को माइनस करूंगा तो क्या मुझे आरएल ऑफ 2 मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। सो मैं यहाँ पे लिखता हूं आरएल ऑफ 2 क्या हो जाएगा इस केस में, आरएल ऑफ बेंचमार्क माइनस फॉल।
मतलब राइज आपको यदि फोर साइड में से बैक साइड में से फोर साइड माइनस करने पर आंसर पॉजिटिव आता है तो मुझे राइज में लिखना है, और राइज यदि आ रहा है तो उसके पीछे वाले आरएल में उस राइज को मुझे ऐड कर देना है, तब जाके मुझे उस पॉइंट का आरएल मिल जाएगा। यदि मेरे पास बैक साइड की रीडिंग फोर साइड से कम है, सबट्रैक्ट करने पर नेगेटिव आंसर आ रहा है, मुझे फॉल में लिखना है और मुझे आरएल ऑफ बेंचमार्क में से फॉल को माइनस कर देना है, तो मुझे आरएल ऑफ स्टेशन 2 मिल जाएगा। यही प्रोसीजर मुझे सारे पॉइंट्स के लिए फॉलो करना है, सारे पॉइंट्स के लिए मुझे यही प्रोसीजर फॉलो करना है। बोलिए समझ आया नहीं आया? क्या ये राइज एंड फॉल मेथड क्लियर है सभी को? राइज एंड फॉल मेथड क्लियर? क्या राइज फॉल मेथड के लिए मैं एक टेबल जैसी मैंने यहां पर बनाई थी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के लिए, मैं राइज फॉल के लिए भी टेबल बना सकता हूं? स्टेशन, बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड, फोर साइड, राइज, फॉल, आरएल एंड रिमार्क। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट वाले कॉलम को हटा करके वहां दो कॉलम बना देता हूं राइज और फॉल वाले, तो टेबल बन जाएगी। टेबल यदि बन गई तो कैसे टेबल को फिल करना है ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं, किस स्टेशन के अबाउट कौन सी रीडिंग को फिल करना है। आपको बस अब क्या करना है, बैक साइड में से फोर साइड माइनस कर लीजिए। यदि यहाँ इंटरमीडिएट होती तो आप इंटरमीडिएट साइड को माइनस कर देते। यदि इंटरमीडिएट है और इसके बाद फोर साइड है तो अब नेक्स्ट स्टेप में आपको इंटरमीडिएट में से फोर साइड माइनस करना पड़ेगा, तब जाके आपको पता चल जाएगा कि राइज हो रहा है या फॉल हो रहा है। फिर आपको बैक साइड में से यदि फॉल है तो बैक साइड में से आपने मान लीजिए ये इंटरमीडिएट साइड है तो इंटरमीडिएट साइड को माइनस करा, आंसर आया फॉल। फिर मान लीजिए कि अब आपके पास एक और साइड है फोर साइड, तो इंटरमीडिएट साइड में से फोर साइड माइनस करना है, अगेन नेगेटिव आंसर आया तो लिखना है फॉल में, पॉजिटिव आया तो लिखना राइज। सो इस तरीके से आपको यहाँ पर करते जाना है और डिफरेंट पॉइंट का आरएल्स को डिटरमाइन करते जाना है। हाँ, ईएसी से क्वेश्चन, ईएसी के क्वेश्चन भी कराएंगे आपको, ठीक है, क्वेश्चन भी कराएंगे। पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट है क्या, उसके बाद क्वेश्चंस भी हम देखेंगे, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन भी हम देखेंगे। क्लियर है मेथड? यहाँ पर चेक देख लो, फिर इस मेथड को कंप्लीट करते हैं। चेक क्या होता है यहाँ पे? चेक ये होता है कि जो समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर साइड होता है वो लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल के इक्वल होता है, जो कि आपका HI मेथड में भी था। यहाँ पर एक और स्टेप ऐड हो जाती है और वो ये है कि जो समेशन ऑफ राइज है माइनस समेशन ऑफ फॉल जो है, ये तीनों चीज़ें इक्वल होना चाहिए। समेशन ऑफ राइज माइनस फॉल का जो डिफरेंस है वो लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल के इक्वल होना चाहिए और साथ ही समेशन ऑफ बैक साइड माइनस फोर साइड के इक्वल होना चाहिए। सो यहाँ पर एक चीज़ ये समझने को मिलती है कि इतना चेक जो है वो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड में हम देख चुके हैं, ये एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा चेक है। यदि मैं केवल इतने पोर्शन की बात करूं तो यहाँ पर इंटरमीडिएट साइड में कोई भी चेक नहीं लगता है, और यदि मैं टोटल पोर्शन की बात करूं तो यहाँ पर इंटरमीडिएट साइड में भी चेक लगता है। इसका मतलब राइज एंड फॉल मेथड में इंटरमीडिएट साइड पर भी चेक लगाया जाता है और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड में इंटरमीडिएट साइड पर चेक, कोई भी चेक नहीं लगता है, कोई भी चेक नहीं लगता है। राइज एंड फॉल में इंटरमीडिएट साइड पे चेक कैसे लग रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पर जो लास्ट टर्म है वो क्या है, समेशन ऑफ राइज माइनस समेशन ऑफ फॉल। सो समेशन ऑफ राइज माइनस समेशन ऑफ फॉल, अब यहाँ पर मान लीजिए इंटरमीडिएट साइड है तो इंटरमीडिएट साइड यदि यहाँ पर होती इंटरमीडिएट साइड 1, सो आप क्या करते हैं कि बैक साइड 1 माइनस इंटरमीडिएट साइड 1 करते, आंसर आया नेगेटिव, तो आप लिखते फॉल में। किस में लिखते? फॉल में। यदि आप फॉल में लिखते तो यहाँ का RL ऑफ 2 कैसे डिटरमाइन करते आप? RL ऑफ 2 को कैसे डिटरमाइन करते? देखो यहाँ एक तो फॉल तो आ ही गया यहाँ पे, जो कि हमने यहाँ पे यूज करा हुआ है समेशन ऑफ फॉल। उसके बाद जो RL ऑफ 2 है वो कैसे डिटरमाइन कर रहे हो आप? वो आप डिटरमाइन करोगे RL ऑफ बेंच मार्क माइनस फॉल। सो ये RL डिटरमाइन करने के लिए भी हमें इस फॉल की जरूरत पड़ी है। मतलब यहाँ पर इंटरमीडिएट साइड पर भी चेक लग रहा है, जो कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड में नहीं लग रहा था। क्या पॉइंट क्लियर है? हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड में चेक हम नहीं लगा पा रहे थे इंटरमीडिएट साइड पर, यहाँ पर चेक लग रहा है। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक और पॉइंट देखिए यहाँ पर एक और पॉइंट ये है कि यहाँ पर मान लीजिए आपके पास एक और रीडिंग है, यहाँ पर आपके पास एक और रीडिंग है जिसको मैं क्या कह रहा हूँ, दिस इज फोर साइड 1 और ये स्टेशन 3। तो अब इस केस में मैं क्या करने वाला हूँ, इंटरमीडिएट साइड 1 में से फोर साइड 1 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे इतना आंसर मिलेगा। कितना आंसर मिलेगा? ये आंसर मिलेगा मुझे, और ये आंसर मिलेगा तो इसको मैं बोलूंगा फॉल 2 बोलूंगा। और RL ऑफ 2 में से यदि मैं फॉल 2 माइनस करता हूँ तो RL ऑफ 3 मिल जाएगा मुझे।
क्या मिल जाएगा, RL ऑफ 3। क्या पॉइंट क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ कि मुझे नेक्स्ट पॉइंट का RL डिटरमाइन करने के लिए प्रीवियस पॉइंट के RL पर डिपेंड होना पड़ रहा है। RL ऑफ 3 कैसे निकल रहा है? RL ऑफ 3 निकल रहा है RL ऑफ 2 माइनस फॉल्ट 2, दैट इज RL ऑफ 3। सो यदि यहाँ पर RL ऑफ 2 डिटरमाइन करने में मैंने कोई मिस्टेक करी है तो इसका मतलब RL ऑफ 3 पर भी मिस्टेक हुई है, RL ऑफ 4 पर भी मिस्टेक हुई है। जितने भी RL इसके बाद मैंने डिटरमाइन करे हैं सभी RL पर मैंने मिस्टेक करी है, यदि मैंने एक RL पर मिस्टेक करी है तो। लेकिन यदि मैं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट की बात करूं, वहां पर जो RL डिटरमाइन करते हैं वो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स में से उस स्टेशन की रीडिंग को माइनस करते हैं जिस स्टेशन का RL डिटरमाइन करना है। इसका मतलब वो प्रीवियस स्टेशन के RL पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो खुद की रीडिंग पर ही डिपेंड करता है। मतलब वो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से माइनस करने पर वो RL मिलता है। तो किसी एक स्टेशन का RL गलत भी होता है तो उसके बाद के सारे RL जो हैं वो गलत नहीं हुए, क्योंकि इंटरडिपेंडेंसी नहीं है। लेकिन यहाँ पर इंटरडिपेंडेंसी है, इसका मतलब एक स्टेशन का RL गलत है तो इसके बाद के सारे RL जो हैं वो गलत हैं। बोलो पॉइंट क्लियर? तो ये जो है एक दोनों के बीच में एक मैंने आपको डिफरेंस बताया, बताओ थम्स अप। या क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चलिए ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर है। और ये जो क्वेश्चन है वो एक EAC में आया था इस पे बेस्ड, इसी जो मैंने पॉइंट आपको बोला इस पे बेस्ड EAC में एक क्वेश्चन आया था। मैं कुछ क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, देखता हूँ हमने अभी जितने भी टॉपिक कवर करे अभी लेवलिंग में, यदि मेरे पास क्वेश्चन उसी टॉपिक से रिलेटेड है तो अभी हम वो कर लेते हैं, और यदि क्वेश्चन जो है वो आगे वाले टॉपिक पे डिपेंडेंट होंगे तो हम उसको फिर बाद में करेंगे। ठीक है, उसको फिर हम बाद में करेंगे। ओके, अब हम एक और बात कर लेते हैं यहाँ पे इन्वर्टेड स्टाफ कॉन्सेप्ट की। किसकी बात करते हैं? इन्वर्टेड स्टाफ कॉन्सेप्ट, इन्वर्टेड स्टाफ कॉन्सेप्ट की। अब इन्वर्टेड स्टाफ कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, यह है आपके पास ग्राउंड लेवल, यह है डेटम, और यहाँ पर कहीं पर कोई बिल्डिंग का पॉइंट है। ठीक है, कोई रूफ है, मान लीजिए कोई रूफ, ये कोई एक रूफ है। यहाँ पर आपके पास इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है, यहाँ पर आपके पास इंस्ट्रूमेंट रखा है, यहाँ पर एक बेंचमार्क जिसका RL आपको नोन है। फर्स्ट रीडिंग आपने नोट करी इस बेंचमार्क पर, दिस रीडिंग इज बैक साइड। ठीक है, दिस रीडिंग इज बैक साइड 1। इसके बाद आपने क्या करा? इसके बाद आपने इस रूफ पे स्टाफ को इन्वर्टेड प्लेस कर दिया, मतलब उल्टा लटका दिया, उल्टा लटका दिया आपने स्टाफ को, और लाइन ऑफ कॉलिमेशन के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर रीडिंग नोट कर लिया आपने। तो जब नॉर्मल था स्टाफ, उस केस में हम जो रीडिंग नोट करते हैं वो पॉजिटिव रीडिंग नोट करते हैं। तो जब स्टाफ को इन्वर्ट कर दिया है, उल्टा लटका दिया है, तो यहाँ पर स्टाफ पे जो रीडिंग आएगी वो नेगेटिव फॉर्म में आएगी। उसको हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे? नेगेटिव फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो जब भी आपको पॉजिटिव रीडिंग दिख रही है आपकी न्यूमेरिकल में या क्वेश्चन में, तो इसका मतलब कि वहाँ पर जो स्टाफ है वो नॉर्मल हेल्ड है, और यदि जो रीडिंग है वो नेगेटिव दिख रही है, इसका मतलब वहाँ पर जो स्टाफ है वो इन्वर्टेड फॉर्म में है। ओके, सो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई। सो यहाँ पर जो रीडिंग नोट करेंगे, सपोज दिस रीडिंग इज 4 साइड 1। अब मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट को प्लेस करा है, यहाँ पर एक और इंस्ट्रूमेंट को प्लेस करा, और अगेन यहाँ से स्टाफ को इन्वर्ट रखा, स्टाफ को क्या रखा? इन्वर्ट रखा। ठीक है, इसी स्टेशन पर रख देता हूँ वापस, 4 साइड को मैं रख देता हूँ नीचे, 4 साइड 1। इस स्टाफ को मैंने इन्वर्ट फॉर्म में रखा और यहाँ पर ही मैंने रीडिंग नोट कर ली। सपोज यहाँ पर मैंने रीडिंग नोट करी बैक साइड 2, और ग्राउंड पर एक पॉइंट मैंने कंसीडर करा, ग्राउंड लेवल, ग्राउंड पे एक पॉइंट कंसीडर करा, और ग्राउंड पे इस वाले पॉइंट पर सपोज दिस स्टेशन इज 1, सपोज दिस स्टेशन इज 2, सपोज दिस स्टेशन इज 3।
सो स्टेशन 3 पर लेवलिंग स्टाफ रखा और यहाँ पर मैंने रीडिंग नोट कर ली। सपोज दिस रीडिंग इज फोरसाइट 2, दिस रीडिंग इज फोरसाइट 2, और आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है आर एल ऑफ बेंचमार्क, आर एल ऑफ बेंचमार्क जो है वो आपको गिवन है, और आपको यहाँ पर फाइंड क्या करना है, आपको यहाँ पर फाइंड करना है आर एल ऑफ रूफ, साथ ही आपको फाइंड करना है आर एल ऑफ स्टेशन 3, आर एल ऑफ रूफ एंड आर एल ऑफ स्टेशन 3। ठीक है, आर एल ऑफ स्टेशन 3। अब यदि देखिए आर एल ऑफ रूफ मुझे डिटरमाइन करना है तो मैं क्या करूंगा, आर एल ऑफ बेंचमार्क नोन है मुझे, बैक साइड मैंने लेवलिंग स्टाफ पर रीडिंग नोट करके देख लिया क्या है, मतलब मैं यहाँ से यहाँ तक मुझे गिवन है, ये मैंने नोट कर लिया, मतलब मैं यहाँ से यहाँ तक आ गया हूँ। अब यहाँ से यहाँ तक आ गया हूँ, ये लाइन ऑफ कॉलिमेशन है, मतलब इसकी हाइट तो सेम है, इसकी हाइट सेम है डेटम से, यहाँ तक मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, तो यहाँ से मैं यहाँ शिफ्ट हो जाता हूँ और यहाँ पर मैंने एक और रीडिंग नोट करी फोरसाइट 1, और ये फोरसाइट रीडिंग जो है मुझे ये यहाँ से यहाँ तक दे रही है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, मतलब कि मैं आर एल ऑफ बेंचमार्क प्लस बैक साइड 1 एंड प्लस फोरसाइट 1 कर लेता हूँ तो मैं आर एल ऑफ रूफ डिटरमाइन कर सकता हूँ। वही चीज़ मैं यहाँ लिख देता हूँ, आर एल ऑफ बेंचमार्क प्लस बैक साइड 1 एंड प्लस फोरसाइट 1, आर एल ऑफ बेंचमार्क प्लस बैक साइड 1 प्लस फोरसाइट 1, मैं कहाँ पहुँच गया, आर एल ऑफ रूफ मैंने डिटरमाइन कर लिया। अब आर एल ऑफ 3 डिटरमाइन करना है, तो आर एल ऑफ रूफ है मेरे पास, आर एल ऑफ रूफ में से यदि मैं बैक साइड 2 माइनस करता हूँ, जो कि यहाँ से यहाँ तक की रीडिंग है, बैक साइड 2 माइनस करा और साथ ही मैं यदि फोरसाइट 2 भी माइनस कर दूँ तो मुझे आर एल ऑफ 3 मिल जाएगा। सो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आर एल ऑफ रूफ माइनस बैक साइड 2 माइनस फोरसाइट 2 माइनस फोरसाइट 2। क्लियर है? सो यहाँ से मैं क्या डिटरमाइन कर लिया, यहाँ से आर एल ऑफ रूफ भी आ गया और आर एल ऑफ स्टेशन 3 भी आ गया। सो इस इन्वर्टेड कंसेप्ट, इस इन्वर्टेड स्टाफ कॉन्सेप्ट के थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ, इस आर एल ऑफ रूफ को भी डिटरमाइन कर सकता हूँ और कोई ग्राउंड का स्टेशन 3 है उसको भी मैं डिटरमाइन कर सकता हूँ। यहाँ पर मुझे एक चीज़ ध्यान ये रखना है कि यदि मैं स्टाफ को इन्वर्ट फॉर्म में रखता हूँ तो मुझे जो रीडिंग मिलने वाली है वो नेगेटिव फॉर्म में मिलेगी, या कोई क्वेश्चन में मुझे नेगेटिव रीडिंग गिवन है, इसका मतलब मैं ये समझ जाऊँगा कि वहाँ पर स्टाफ जो रखा है वो इन्वर्ट फॉर्म में रखा है। बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर है? बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर? चलिए ये एक क्वेश्चन है आपके सामने, ये क्वेश्चन करिए आप। ये क्वेश्चन है आपके सामने, ये करिए। टू फाइंड द आर एल ऑफ रूफ स्लैब, सभी स्टूडेंट करेंगे भाई, सभी स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट यहाँ पर जो अवेलेबल है सभी स्टूडेंट करेगा सॉल्व और सभी आंसर कमेंट करेगा, ठीक है? ओके, थैंक यू भाई वसीम, थैंक यू। To find the RL of roof slab of building, staff readings were taken from a particular setup of leveling instrument. The reading were 1.050 meter with staff on benchmark and 2.3 meter on staff below the roof slab and held inverted. Taking the RL of benchmark as 135.15, RL of roof slab will be. सर फिर फोरसाइट 1 को नेगेटिव को क्यों नहीं लिए है? ओके, अभी बताते हैं क्यों नहीं लिए। बैक साइड आपको गिवन है 1.050 एंड आपको फोर साइड गिवन है -2.3, आपको आर एल ऑफ बेंचमार्क गिवन है और वो कितना है 135.15 मीटर, और आपको आर एल ऑफ रूफ डिटरमाइन करना है। क्या आंसर आ रहा है सभी का? सभी का आंसर डी आ रहा है। ओके, मतलब 138.5 आ रहा है सभी का आंसर। ठीक है, चेक करते हैं, चेक करते हैं।
सभी का आंसर डी आया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। किसी का भी आंसर चेंज नहीं है, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को। देखिए यहाँ पर सबसे पहले इस चीज़ का डायग्राम, चलो डायग्राम तो हमारे पास है ऑलरेडी, डायग्राम हमारे पास है। देखिए क्या बोला है यहाँ पर ये बोला है कि इंस्ट्रूमेंट किसी पोजीशन पे रखा हुआ है और बेंचमार्क का आरएल कितना गिवन है आपको। ये बेंचमार्क जो है इसका आरएल आपको गिवन है 135, ये आपको गिवन है कितना 135.15 मीटर, ये आपको गिवन है। बैक साइड भी आपको गिवन है 1.505, 1050, नॉट 505, 1050, ठीक है। ओके, मतलब ये पोर्शन ये यहीं तक ही है केवल, बस ये वाला पार्ट की ज़रूरत नहीं है हमें, इस वाले पार्ट की हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर फोर साइड आपको गिवन है और वो कितनी है फोर साइड 2.3, ये माइनस में 2.3 है, इसका मतलब हमने इन्वर्ट फॉर्म में रख दिया है यहाँ पर स्टाफ को। मतलब मुझे ये 2.3 ये यहाँ से यहाँ तक की रीडिंग दे रहा है, मुझे 1.505 ये यहाँ से यहाँ तक की रीडिंग मिल रही है। क्लियर है? मुझे यहाँ का आरएल डिटरमाइन करना है, तो मैं क्या करूंगा 135.15 प्लस 1.050 प्लस 2.3, तीनों रीडिंग को मैं ऐड कर लेता हूँ यहाँ पर। आरएल ऑफ रूफ कितना आ जाएगा मेरे पास, आरएल ऑफ रूफ आ जाएगा 135.15 प्लस 1.050 प्लस 2.3, यहाँ से जो भी आंसर आएगा, ठीक है। सभी का आंसर डी आ रहा है, ओके। यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपके पास। अब एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है कि वो नेगेटिव वैल्यू क्यों नहीं ली। देखिए यदि आप इस वाले क्वेश्चन को यदि कुछ इस तरीके से आप यदि समझ रहे हैं, यदि आप इस तरीके से समझ रहे हैं कि सर यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू दी है, ये आरएल ऑफ बेंचमार्क आपको गिवन है 135.15 मीटर, यहाँ पर रीडिंग गिवन है 1.050, ठीक है। और सर यहाँ पर फोर साइड आपको गिवन था, सर यहाँ पर फोर साइड गिवन है, ये बैक साइड है, फोर साइड गिवन है सर हमें कितना 2.3, और सर ये माइनस में दिया है, तो हम तो माइनस में ही लेंगे इसको, हम इसको माइनस में ही लेंगे। तो देख लो यहाँ पर आप क्या करते थे, चलो मान लो ये प्लस में है, मान लो प्लस में, और आपको इस पॉइंट का आरएल डिटरमाइन करना है, तो आप करते थे सर 135.15 प्लस बैक साइड 1.050 एंड माइनस फोर साइड 2.3 इक्वल टू आरएल ऑफ दिस पॉइंट। लेकिन सर यहाँ पर जो रीडिंग है वो प्लस में होता था तो ऐसा करते थे, यहाँ पर तो रीडिंग सर माइनस में है, सो यहाँ पर क्या माइनस ऑफ माइनस 2.3 लिखें, माइनस ऑफ माइनस 2.3, तो माइनस माइनस लिखोगे आप तो क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, और यही चीज़ हमने यहाँ पर करी है। ये करने की नीड नहीं है, हम डायरेक्टली ये समझ जाएंगे कि हमने जो स्टाफ लिया है वो इन्वर्ट फॉर्म में लिया है, मतलब नेगेटिव रोल खत्म हो गया क्योंकि हमने स्टाफ उल्टा रख दिया है। नेगेटिव का मतलब ही ये है कि स्टाफ वहां पर नॉर्मल नहीं हेल्ड है, वहां पर जो है वो इन्वर्टेड फॉर्म में रखा हुआ है। आई थिंक पॉइंट क्लियर हो गया होगा, पॉइंट क्लियर होगा। एक और क्वेश्चन हम यहां पर करते हैं, 138.5 इसका आंसर आ रहा है। ये तो रेसिप्रोकल लेवलिंग का जब हम पढ़ेंगे तब करेंगे। अभी ये आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन और दिख रहा है आपको, आपकी स्क्रीन पर एक और क्वेश्चन आपको दिख रहा है, और वो ये है कि द फॉलोइंग रीडिंग्स वर टेकन विथ अ डंपी लेवल एंड अ 4 मीटर लेवलिंग स्टाफ ऑन ए कंटिन्यूअस स्लोपिंग ग्राउंड एट 30 मीटर इंटरवल. The RL of fourth point was calculated to be 79.1. The RL of point that was read 0.680 meter will be या is. बताएं, सॉल्व करें।
क्या आंसर आ रहा है सभी का? ए 80.750। ओके, मैं यहाँ पर ऑप्शन लिख देता हूँ 80.750। बी ऑप्शन है हमारे पास 79.78 79.78 मीटर। ऑप्शन सी है 78.42 एंड ऑप्शन डी है हमारे पास 77.74। ए आंसर आ रहा है 3 स्टूडेंट्स का। ओके, देखिए कंटिन्यूस स्लोपिंग ग्राउंड है आपके पास क्या है? कंटिन्यूस स्लोपिंग ग्राउंड है। ये कंटिन्यूस स्लोपिंग ग्राउंड बना दिया मैंने, स्लोपिंग ग्राउंड, कंटिन्यूस स्लोपिंग ग्राउंड, ठीक है। और यहाँ पर कहीं इंस्ट्रूमेंट प्लेस है आपके पास, कहीं पर भी है, मैंने यहाँ पे मान लिया, यहाँ पर है। फर्स्ट रीडिंग जो आई है आपके पास वो कितनी है? 0.680। इसका मतलब ये पहली रीडिंग जो होगी ये आपके पास कितनी आ रही है? 0.680। उसके बाद जो सेकंड रीडिंग है वो फर्स्ट रीडिंग से ग्रेटर है, तो ऑब्वियसली बात है ग्रेटर ही होगी, ये ग्रेटर होगी। कंटिन्यूस स्लोपिंग ग्राउंड है आपके पास, ठीक है। सो ये रीडिंग आपके पास कितनी है? 0.680 से ज़्यादा होगी, और कितनी गिवन है आपको? 1.455। इसके बाद वाली रीडिंग इस वाली रीडिंग से ज़्यादा होगी, इसका मतलब पॉइंट यहाँ है, और ये रीडिंग आपको गिवन है कितनी? 1.855। इसके बाद फिर रीडिंग जो है वो ज़्यादा है, और ये कितनी है? 2.330, 2.330, ठीक है। देन 2.885, देन कितना? 2.885। बस बहुत है इतनी रीडिंग, इसके बाद नीड नहीं है हमें। ये आपके पास डेटम, ये है डेटम। अब आपको आरएल ऑफ फोर्थ पॉइंट गिवन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, आरएल ऑफ फोर्थ पॉइंट आपको गिवन है, डेटम से हाइट गिवन है इस पॉइंट की 79.1 मीटर, 79.1 मीटर। और आपसे पूछा है आरएल ऑफ फर्स्ट पॉइंट, सो ये है फर्स्ट पॉइंट, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। आपसे बोला है आरएल ऑफ फर्स्ट पॉइंट, ये डिटरमाइन कर दीजिए आप, आरएल ऑफ फर्स्ट पॉइंट, ये आपको डिटरमाइन करना है, ठीक है। इजी है क्वेश्चन। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। 79.1 यहां तक था, यहां तक हाइट कितनी है? 79.1। यदि मुझे इतनी हाइट और मिल गई तो मेरा काम हो जाएगा, यदि इतनी हाइट मिल गई तो मेरा काम हो जाएगा। यहाँ पर हाइट मुझे गिवन है कितना? 2.330, और यहाँ पर हाइट कितनी गिवन है? 0.680। यदि 2.330 में से यदि मैं 0.680 माइनस कर दूँ तो ये वाला आंसर आ जाएगा मेरे पास। सो आपके पास क्या आ जाएगा आंसर फाइनली? आरएल ऑफ फर्स्ट पॉइंट, आरएल ऑफ फर्स्ट पॉइंट विच इज इक्वल टू कितना आ रहा है? ये 79.1, 79.1 एंड प्लस दिस रीडिंग। और ये रीडिंग कैसे आ रही है आपके पास? ये रीडिंग आ रही है आपके पास 2.330 माइनस 0.680, 0.680, ठीक है। यहां से हमारे पास आंसर देखते हैं, क्या आंसर आ रहा है? 2.33 माइनस 0.68 एंड 79.1 प्लस आंसर 80.75। कितना आ रहा है? 80.75 मीटर। ऑप्शन ए। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ऑप्शन ए। क्लियर है? आया सभी को समझ में कैसे करना है हमें? ऑप्शन ए। अच्छा, अब यहीं इसी क्वेश्चन में मैं यदि आपसे ये पूछता कि यहाँ पर मुझे बताइए कि कितनी बैक साइड है, कितनी फोर साइड है और कितनी इंटरमीडिएट साइड है। यदि इसी क्वेश्चन में मैं आपसे पूछता कि बैक साइड बताइए कितनी है, इंटरमीडिएट साइड बताइए कितनी, एंड फोर साइड बताइए कितनी है, या मैं आपसे ये पूछता कि कौन सी साइड इंटरमीडिएट है, कौन सी फोर साइड है या कौन सी बैक साइड है। सो आप ये बोलते हैं कि सर पहली जो साइड है वो तो बैक साइड है। सर ये जो फर्स्ट साइड है ये तो बैक साइड है, ये देखिए सर, ये दिस इज बैक साइड, ये बैक साइड है सर, ठीक है, ये बैक साइड है। उसके बाद स्लोपिंग ग्राउंड है, स्लोपिंग ग्राउंड है, ये स्लोपिंग ग्राउंड पे मैं आते जा रहा हूँ, और 2.855 के बाद मुझे एक और रीडिंग दिख रही है, और वो कौन सी रीडिंग है? 2.55 के बाद मुझे एक और रीडिंग दिख रही है, और वो कौन सी है? वो है 3.380, 3.380, 3.380। और उसके बाद जो रीडिंग दिख रही है वो 1.055 है,
1.055 मतलब 3.380 से तो बड़ी रीडिंग आना चाहिए, लेकिन उससे कम आ गई है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब हो गया कि इंस्ट्रूमेंट इस रीडिंग के बाद शिफ्ट हुआ होगा, इंस्ट्रूमेंट इस रीडिंग के बाद शिफ्ट हुआ होगा और इसने इसी पॉइंट पर रीडिंग ली और ये कितना आया 1.055। लेकिन इंस्ट्रूमेंट की ये फर्स्ट रीडिंग पर इन्होंने छोड़ दिया क्वेश्चन को, इसके आगे कोई रीडिंग आपको नहीं दी। इंस्ट्रूमेंट की इसी रीडिंग पर छोड़ दिया क्योंकि उनका कंसर्न ये था कि बस आप आरएल ऑफ फर्स्ट पॉइंट बता दो, खत्म। ठीक है। सो यदि मैं इस रीडिंग को हटा दूं यहां से, इस रीडिंग को मैं यहां से हटा दूं, तो मैं ये बोलूंगा कि ये फर्स्ट रीडिंग है बैक साइड, ये रीडिंग है फोर साइड, और बैक साइड और फोर साइड के बीच में जितनी भी रीडिंग्स हैं वो सारी मुझे क्या देखने को मिलेगी? इंटरमीडिएट साइड देखने को मिलेगी। सारी रीडिंग इंटरमीडिएट साइड। मतलब यहाँ पर कितनी रीडिंग्स है मेरे पास? 1 2 3 4 5 6 रीडिंग में से बैक साइड मेरे पास एक है, फोर साइड मेरे पास एक है, बाकी की रिमेनिंग क्या है? इंटरमीडिएट साइड। और यदि मैं इस रीडिंग की बात करूंगा तो ये रीडिंग बैक साइड होगी, लेकिन इसके बाद इन्होंने ना तो इंटरमीडिएट गिवन है ना फोर साइड गिवन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उन्होंने आगे क्वेश्चन पूछा ही नहीं, उन्होंने उनका जो क्वेश्चन है वो केवल यहीं पर खत्म हो गया है। क्लियर है पॉइंट? हाँ बिल्कुल। फर्स्ट रीडिंग जो है वो फ्रंट ओके चलो मैं फर्स्ट रीडिंग को पीछे बना देता हूँ भाई, फर्स्ट रीडिंग को मैं बना देता हूँ पीछे। अरे कहीं पर भी बनाऊँ यार, कहीं पर भी बनाऊँ, यहाँ बनाऊँ, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। इंस्ट्रूमेंट की फर्स्ट रीडिंग बैक साइड ही कहलाएगी हमेशा, कहीं पर भी वो इंस्ट्रूमेंट। आप डायग्राम देख के सोच रहे होंगे कि सर हमेशा आप जो है इंस्ट्रूमेंट के पीछे बनाते हो इस रीडिंग को, बैक साइड को। बैक साइड को सर आप हमेशा पीछे बनाते हो, फोर साइड को आप हमेशा आगे बनाते हो। दिस इज बैक साइड एंड दिस इज फोर साइड। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फर्स्ट रीडिंग होती है बैक साइड, लास्ट रीडिंग होती है फोर साइड, और बैक साइड और फोर साइड के बीच में जितनी भी रीडिंग्स होती हैं वो सब होती हैं इंटरमीडिएट साइड। क्लियर है? बोलो ये क्वेश्चन समझ में आया सभी को? सभी को क्लियर है ये क्वेश्चन? मैंने देखो क्वेश्चन जो पूछा था वो तो बताया, साथ में मैंने आपको एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट भी बताया, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखा गया है, तो वो भी मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया है। तो आई थिंक पॉइंट क्लियर होगा आप लोगों को। ठीक है। सो सेशन यहीं पर हम एंड करते हैं। यदि आपने एंजॉय करा सेशन तो यहाँ पर सभी लोग लाइक कर दो और सभी थम्स अप करके मुझे बताओ कि यस सर हमने एंजॉय करा है, और फिर हम मिलने वाले हैं कल। ठीक है। सो बताओ भाई सभी ने सेशन को जो है वो एंजॉय करा या नहीं करा है? सभी कमेंट करेंगे। या करा है सभी ने एंजॉय? यस वेरी गुड। ठीक है। सो मिलते हैं कल हम वापस 1 बजे। ओके तब तक पढ़ते रहो भाई, और जो लिंक मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ सेशन की वो शेयर करते रहो, जिससे ज़्यादा पब्लिक को यहाँ पर बेनिफिट मिले, इस फ्री क्रैश कोर्स का ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को बेनिफिट मिल जाए। चलो ठीक है, मिलते हैं कल। ओके बाय बाय।